Okay, dear friends, once again we are coming to a new topic. आप लोग इस टॉपिक पर नज़र डालें। इंटरेस्टिंग टॉपिक है हर बार की तरह, और मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों ने यह अनुमान भी कर लिया होगा कि कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म के बाद, पूंजीवाद और मार्क्सवाद के बाद अगला टॉपिक गांधीवाद होने वाला है। पूंजीवाद और मार्क्सवाद दोनों पश्चिम की देन है और गांधीवाद देशी उपज है, लेकिन इसका प्रभाव वैश्विक है। और हमें यह भी देखना है क्या यह कैपिटलिज्म का माकूल जवाब दे पाया। बच्चों, गांधी का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस टॉपिक को चुना है। इसमें इस नई पीढ़ी को हम चाहेंगे कि न्यू जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स को गांधी के सारे एस्पेक्ट से परिचय हो और इसका उपयोग यूनिवर्सिटी एग्जाम से लेकर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर सके। आपको चीज़ों के यहाँ थोड़ा विस्तार से जानना होगा। बच्चों, मैं इससे पहले दो बातें आपको बता देना चाहूँगा। पहली बात, यह मेरा लेक्चर का ऑब्जेक्टिव आप क्लियर रखिएगा। ये लेक्चर का बहुत ही ग्रेटर ऑब्जेक्टिव है, एंड माई ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू अ थिंकिंग क्रिएचर, और तुम्हें एक सोचने वाला प्राणी बनाना है। मतलब आप का पूरा अप्रोच चेंज होना है, और मेरा विश्वास है कि महीने दो महीने में आप एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करोगे। लेकिन साथ ही मुझे कुछ और चीज़ें भी लेनी होती है बच्चों के डिमांड के ऊपर। ये तो मेरा एम्बिशियस प्रोग्राम है जो चलता रहेगा। आई विल अपीयर बिफोर यू वंस इन अ वीक। इट्स माई कंसिस्टेंट एफर्ट एंड आई विल प्रेफर टू कंटिन्यू इट। लेकिन इसके अलावा बीच बीच में बच्चों के डिमांड पर मुझे कुछ और भी चीज़ें लानी पड़ेगी। आज भी मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता। मैंने बच्चों को के डिमांड पर, चूँकि यूपीपीसीएस के बहुत सारे हमारे जो मेंस क्वालिफाइड बच्चे हैं उनका डिमांड था, तो हमने एक यूट्यूब पर इंटरव्यू पर एक कॉमन लेक्चर रखा। अब बच्चों का प्रीलिम्स के लिए काफ़ी डिमांड आ रहा है, और मुझे लगता है कि बच्चे एक बार मुझसे प्रीलिम्स का तरीका ना सीखे तो हम दोनों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि प्रीलिम्स का वो तरीका, एक क्लासिकल मेथड हमने डेवलप किया, एंड दैट सक्सेसफुली वर्कड सिंस 1993 टू टिल टुडे यू कैन से। तो इसको हम क्लासिकल मेथड के रूप में ले सकते हैं। बच्चों, कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस का भी एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन हम आपको फाउंडेशनल नॉलेज इंडियन हिस्ट्री का दे पाएंगे। तो जो बच्चे बेसिक पर हैं वो भी उससे लाभान्वित होंगे, जो एडवांस स्टेज ऑफ स्टडी में है वो भी लाभान्वित होंगे। सो दैट इज द मस्ट वॉच है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल। 3 क्लासेस मेरे प्रीलिम्स पर होंगे, 3 पार्ट में। एक क्लास पूरे एंशिएंट पर, दूसरा मिडिवल पर और तीसरा मॉडर्न पर। और ये क्लास इस क्लास के साथ होगा, इसलिए वीक में 3 डेज बच्चों, वीक में वंस आई एम गोइंग टू वॉच यू एंड यू विल वॉच मी। तो कहोगे भाई मैं आपको वॉच कैसे करता हूँ? तो अपने इनसाइट से करता हूँ। मैं आपका कमेंट बाद में देखता हूँ, लेकिन मैं विजुअलाइज करता हूँ आप हमारे सामने बैठे हुए हो और हमारे इस मेथड को समझ रहे हो, और जो आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं वो मुझे इनकरेज करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप हमारी चीज़ों को समझ रहे हो। तो हम आपको अनाउंस करेंगे, और अगले वीक से मैं वो को शुरू कर रहा हूँ। प्रोबेबली वो डेट आपका बुधवार या वेडनेसडे होगा। आप उस डेट को, आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल मैं आपको इस टॉपिक पर आता हूं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांधी का स्टडी अपने आप में, ही वॉज अ रीडल और ही इज स्टिल अ रीडल। वह एक एनिग्मा है, एक पहेली है। गांधीवाद को समझना विद्वानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए आरंभ से ही गांधी के व्यक्तित्व के मूल्यांकन और उनके अचीवमेंट्स पर एक विवाद रहा है। तो मैं पहले एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स से आपको परिचय कराता हूं। आपने अंधों के हाथी वाली कहावत सुनी होगी कि व्हेन 3 ब्लाइंड मेन ट्राई टू मेजर द साइज ऑफ एन एलिफेंट, कहीं कहीं आपको 5 ब्लाइंड मेन भी मिलेंगे, कहीं 3 ब्लाइंड मेन। जब 5 अंधों या 3 अंधों ने हाथी को टटोला
तो उन्होंने हाथी के अलग अलग आकार निर्धारित किए। उसी प्रकार से डिफरेंट स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस होते हैं जो किसी पद्धति, किसी व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं और इस मूल्यांकन एक दूसरे की समझ से उनकी समझ टकराती है। वो अपने अनुसार उसका आकार देना चाहते हैं। वह बात गांधी पर भी लागू होती है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स के व्यू से परिचय कराना चाहूंगा। यहां पर मैं आपको एक हल्की सी झलक दे दूं। गांधी कई लोगों को ऑफेंसिव लगेगा, गांधी या गांधी जी, क्योंकि इनके मूल्यांकन में एक चुनौती यह भी है कि कुछ लोग इन्हें संत समझते हैं, तो थोड़ा भी इन पर कोई ब्लॉट बर्दाश्त नहीं करते हैं, और कुछ लोग इन्हें एक विली पॉलिटिशियन समझते हैं, तो उन्हें इनकी प्रशंसा नहीं भाती। मतलब यू हैव टू टेक अ मिडल पाथ बिटवीन द टू, बिकॉज यहाँ गांधी का मूल्यांकन हमें हैजियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है। हमें वी हैव टू इवेल्युएट गांधी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी हैव टू लुक इनटू द प्रोज एंड कॉन साइड बोथ। हम उसके सबल और निर्बल पक्ष, द स्ट्रेंथ पार्ट एंड वीकनेस पार्ट, सबका जजमेंट करेंगे लास्ट तक। लेकिन मैं पहले आपको बताऊं कि गांधी को लोगों ने समझा कैसे। गांधी की समझ, अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी, अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी। अब यहां पर मैं 4 ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स की बात करूंगा। मैं इंग्लिश में ही लिखता हूं, आप हिंदी वाले भी तो समझ ही जाओगे, चूंकि मैं बोल दूंगा आपको। इंपीरियलिस्ट अप्रोच, गांधी को 4 अलग अलग दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया कि गांधी जी क्या थे। दूसरा, नेशनलिस्ट अप्रोच, नेशनलिस्ट अप्रोच। तीसरा, मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच। और चौथा, सबाल्टर्न अप्रोच, सबाल्टर्न अप्रोच। अब ये 4 अप्रोच की चर्चा हो रही है। दे आर द 4 अप्रोचेज, एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू द 4 अप्रोचेज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपीरियलिस्ट अप्रोच, उसे कहते हैं साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। और एक बड़ा ही रिप्यूटेड ब्रिटिश स्कॉलर है, उसका नाम है जूडिथ ब्राउन। जूडिथ ब्राउन ने जो गांधी का मूल्यांकन किया है, वह देखकर यही महसूस होता है, मतलब वी आर जस्ट गोइंग टू ऑब्जर्व दैट कि व्हाट अ डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन अबाउट गांधी इज पॉसिबल बाय अ स्कॉलर। मीन्स कि एनी स्कॉलर कैन मेक सच ए डिस्टॉर्टेड इवेल्युएशन। वो कहते हैं कि भारतीय राजनीति में गांधी का उद्भव एक उच्च स्तरीय राजनीतिक चाल थी। द राइज ऑफ गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स वॉज अ हाई लेवल पॉलिटिकल गेम। अब समझ सकते हो आप कि जिसे आप राष्ट्रपिता कहते हो, उनके लिए एक बहुत बड़े सेटर हैं, बहुत बड़े मास्टरमाइंड हैं, और उन्होंने जानबूझकर कांग्रेस को हाईजैक किया एक प्लानिंग से, उनका मानना है। वो तो यहाँ तक कहती हैं कि व्हेनेवर गांधी वेंट टू बिहार एजिटेशन लाइक चंपारण सत्याग्रह एंड गुजरात यू कैन से मूवमेंट लाइक खेरा एंड अहमदाबाद मूवमेंट, तो उन सब में गांधी ने अपने उप कॉन्ट्रैक्टर्स को बहाल किया, अपने सब ठेकेदारों की नियुक्ति की, अपने कुछ चहेते लोगों को नीचे से लेकर आया, ऊपर के जितने भी कांग्रेस के लीडर थे उसको पीछे के लीडर्स के सपोर्ट से उन्होंने उन्हें रिप्लेस कर दिया और खुद जाके कांग्रेस के कॉकपिट पर बैठ गए। अब ये समझ सकते हैं, बिहार और गुजरात में उसी में वल्लभ भाई पटेल से लेकर यहाँ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, भूला भाई देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जितने भी देखते हैं, तो ये उनका व्यू है। तो आपके मन में एक बात होगी, भाई इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस को व्हाई आर यू नॉट
थ्रोइंग इंपेलिस्ट हिस्टोग्राफी इनटू द डस्टबिन। भाई इस साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को हम कूड़ेदान में क्यों नहीं फेंक देते? नहीं, एकेडमिकली उनका भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा अति राष्ट्रवादी रुझान होता है, जिसको जिंगोइस्टिक व्यू आप कह सकते हो। उसमें हम गांधी को कभी कभी उनका डाइफिकेशन या बिल्कुल ही महात्मा की तरह ही चित्रित करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं यह दिखाते हैं कि उनके भी कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे। क्योंकि जब एक संत जब पॉलिटिक्स में आता है तो फिर वो उसके तो अपने कुछ सेंटली बिहेवियर के साथ कॉम्प्रोमाइज करने ही पड़ते हैं। आप समझ सकते हो कि महात्मा बुद्ध अगर पॉलिटिक्स में आए होते, कन्फ्यूशियस अगर पॉलिटिक्स में आए होते, आप कह सकते हो इस तरह के कोई भी जिनको आप एक बड़े व्यक्ति समझते हो, महावीर हो या कबीर दास हो या कोई भी इस तरह की जो कह सकते हो सेंटली कैरेक्टर है, अगर पॉलिटिक्स में आए होते तो फिर वह स्थिति नहीं रह जाती। लेकिन गांधी का तो यही यूनिकनेस है कि ही वॉज अ सेंट टर्न टू पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में आने के बाद कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ेंगे, तो वहां पर ये जो इंपेलिस्ट हिस्टोग्राफी हमें काम आ जाती है। दूसरा आता है नेशनलिस्ट अप्रोच। तो उन्होंने गांधी को संत के रूप में चित्रित किया। आपको ऐसा लगता है कि ही इज प्रोजेक्टेड एज ए सेंट, बट इवन नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कुड नॉट डू जस्टिस टू गांधी ऑन द ग्राउंड। कि आप अगर किसी को संत करार देते हो तो लोगों की अपेक्षाएं उनसे बहुत बढ़ जाती है। अगर थोड़ी भी विचलन अगर वो बिहेवियर में पाते हैं तो कहते हैं कि अरे भाई ये क्या संत रहेंगे। तो संत किसी को बनाना बड़ा रिस्की जॉब है बच्चे। कोई भी बुद्धिमान आदमी अपने संत का टाइटल नहीं चाहेगा कि भाई मैं इंसान हूं, मैं भी मानवीय कमजोरियों से ग्रस्त हूं। तो ये नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी है, वो उनको कोई ना कोई से डाइफिकेशन की कोशिश है, वो भी उचित कदम नहीं है। तीसरा देख तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस आते हैं। तो एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि सावन के अंधे को हरे ही हरे दिखाई देता है। एवरीथिंग लुक्स येलो टू ए जॉन्डिस्ड आई। तो अब अभी मैंने मार्क्सिज्म पर इतना लंबा लेक्चर लिया है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे मार्क्सिस्ट समझ लिया। आज मार्क्सिज्म के अगेंस्ट में बोलने में आप लोग शॉक मत होइएगा, क्योंकि मेरे निजी विचार और मेरे लेक्चर इन दोनों को एक समझने की भूल प्लीज आप लोग नहीं करेंगे, यही मेरी गुजारिश है। तो मैं आपको बताना चाहता कि मार्क्सिज्म के साथ एक प्रॉब्लम यह रही है कि हर चीज को क्लास के प्रिज्म से देखा है, वर्ग के चश्मे से, इसलिए तो भारतीय समाज को भी नहीं समझ पाए, कास्ट सिस्टम के साथ जस्टिस नहीं कर पाए। तो वो गांधी को एक बुर्जुआ नेता के रूप में चित्रित करते हैं कि भाई बुर्जुआ का मतलब होता है पूंजीपति अथवा मध्यवर्ग, और ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि गांधी मध्यवर्ग के प्रतिनिधि थे, एक बुर्जुआ नेता थे और उन्होंने बुर्जुआ हित में काम किया। अब बताइए, ये तो एक दूसरे तरह का डिस्टॉर्शन है। अब he is so obsessed with the class conflict and the you can say class interest कि वो पिता पुत्र पति पत्नी कास्ट कम्युनिटीज हर रिलेशन से में वो क्लास खोजने की कोशिश करते हैं, तो उनकी अलग समस्या है। अब आते हैं सबाल्टर्न हिस्टोरियंस। तो ये सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी के जनक तो एंटोनियो ग्राम्सी हुआ करते थे। एक तरह से उन्हीं ने ही, पहले सॉरी बात, जनक नहीं कह सकते उनको, उन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया था। वो एक प्रिजन्स नोटबुक लिखा था इटली में, इटली के थिंकर हैं मार्क्सिस्ट, उन्होंने सबाल्टर्न टर्म को जन्म दिया था। फिर 1980 में रंजीत गुहा ने इसको एक स्कूल के रूप में डेवलप किया। अभी बहुत डोमिनेंट है बच्चों, तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, उनके बड़ा इम्प्लाइड आइडियाज आपको मिलेंगे। आप और क्लास 12 के एनसीईआरटी में पार्टीशन ऑफ इंडिया पर होगे या गांधी का भी चैप्टर तुम पढ़ते हो, तो गांधी के चैप्टर में एक दो एग्जाम्पल तुम देखोगे। एनसीईआरटी में आपकी जो एनसीईआरटी है बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी गई है। तो मैं कभी कभी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर तुम देखोगे गांधी के बारे में दे हैव जस्ट गिवन द डिस्क्रिप्शन कि गांधी कैसे अफवाह ने गांधी को महान बनाया। ये सबाल्टर्न का अप्रोच। और सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी का बेसिक अप्रोच ये है कि इट इज नॉट द लीडर हु कंट्रोल्स द मास, रेदर इट इज द मास व्हिच इज गिविंग अ डायरेक्शन टू लीडरशिप। मतलब नेतृत्व जन समुदाय को नियंत्रित नहीं करता, जन समुदाय नेतृत्व को दिशा देता है, जन समुदाय नेतृत्व को दिशा देता है। तो ये जो सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी है उसका एजेंडा ही बिल्कुल बच्ची अलग है। वो अपने आप को मानकर चलता है कि जन समुदाय नेतृत्व को दिशा देता है। तो उनका मानना है, उन्होंने गांधी को दूसरे रूप में मूल्यांकन किया है और उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि गांधी ने तो उल्टा जन आंदोलन पर अंकुश लगाया। सुमित सरकार का एक पूरा क्वेश्चन आता है
सुमित सरकार भी सबल्टन हिस्टोग्राफी से जुड़े रहे हैं। फिर ज्ञानेंद्र पांडे हैं, उर्वशी बुटालिया है, रितु मेनन है, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। तो उनका सुमित सरकार ने एक क्वेश्चन दिया, यूपीएससी में एक बार पूछा और यूपीपीसीएस में भी एक बार पूछा है कि गांधी ने जन आंदोलन पर अंकुश लगाते हुए भी अपनी लोकप्रियता बनाए रखी, इस विरोधाभास की व्याख्या आप कैसे करेंगे? गांधी while putting a control over the mass movement, but still he maintained his popularity. How can you explain this sort of contradiction? तो इस तरह से उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, लेकिन अब कहाँ तक हम इन्हें मानेंगे? क्विट इंडिया में क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज एन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो ये सब का जवाब सबाल्टर्न के विचारों को हम खंडन करके देते हैं। तो इस तरह से तुम देखते हो 4 स्कूल है और ये 5 ब्लाइंड मैन या 3 ब्लाइंड मैन और एक एलिफेंट वाली कहानी चरितार्थ होती है। गांधी की समझ हर पीढ़ी अपने ढंग से करना चाहती है। हम गांधी के बारे में अपनी समझ को इन 4 ग्रुप के हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू में बांध कर नहीं रख सकते, इसलिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अब हमने एक आपके सामने स्ट्रक्चर खड़ा किया है। वो स्ट्रक्चर गांधी की पूरी समझ डेवलप करने के लिए हमें 2 क्लास चाहिए होगी। तो ये पहली बार हम गांधी वाले टॉपिक को 2 पार्ट में आपको डिवाइड करें, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, क्योंकि मेरा काम क्या है उसको मैं बताना चाहूँगा। सीधा अगर मैं आप गांधी की विचारधारा आपको समझाऊंगा तो शायद you will not do justice to Gandhian ideology. So in order to make a comprehensive knowledge of Gandhi, you are supposed to have some background knowledge as well. तो मेरे स्ट्रक्चर को आप समझिए, मैं आपको क्या बताना चाहता। जैसे देखो, पहले पार्ट में मैं चाहता कि आपको मैं यह दिखाऊं कि मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा कि हिंदी में मैं बोल देता हूं। वैसे मैंने जो आपका पीपीटी बना है हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने दिया हुआ है, इसलिए आपको ऐसा दिक्कत नहीं होगी। यहां पर मैं दोनों लिखने में मुझे टाइम लगेगा, तो मैं केवल इंग्लिश यूज कर रहा हूं, हिंदी में बोलता हूं। यहां पर हमारा पहला है the method of exploitation by Western imperialism। देखो बच्चों, मेरा टाइटल क्या है? द टाइटल appears to be a bit contradictory but enjoyable। टाइटल है कि गांधीवाद पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध सबसे खतरनाक हथियार, गांधीज्म द मोस्ट डेंजरस वेपन अगेंस्ट वेस्टर्न इंपेरियलिज्म। अब इसलिए इसमें टाइटल कॉन्ट्राडिक्टरी है कि गांधी एक बच्चा तक जानता है कि गांधी ने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस को हमेशा प्रोपोगेट किया। तो जिस गांधी ने इन्हें प्रोपोगेट किया वो गांधी कैसे खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन वेस्टर्न इंपेरियलिज्म के लिए वो खतरनाक है। अब इसके लिए सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि वेस्टर्न इंपेरियलिज्म कितने तरह से हमें लूटा है। तो पहले हम यही से आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि आपको दिखेगा कि बेसिकली इंपेरियलिज्म वाज कंसर्न्ड विद द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन नहीं, उन्होंने केवल हमारा आर्थिक दोहन ही नहीं किया, हमारे यहाँ एक विशिष्ट राजनीति को जन्म दिया, एक पॉलिटिकल सिस्टम हमारे यहाँ स्टैब्लिश कर दिया। उन्होंने हमारे एक सोशल स्ट्रक्चर, हमारे यहाँ सोशल रिफॉर्म्स को प्रोत्साहन देकर एक सोसाइटी का डिफरेंट टाइप क्रिएट करना चाहा। उसी प्रकार से उन्होंने हमारी संस्कृति में बदलाव लाया, चेंज इन द नेचर ऑफ आवर कल्चर। तो इसीलिए क्वेश्चन भी एक यूपीएससी में बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद है वर्ल्ड हिस्ट्री में, कि साम्राज्यवाद केवल किसी राष्ट्र का, किसी देश का आर्थिक दोहन ही नहीं करता या किसी उपनिवेश का, उसकी सोच, उसके चिंतन, उसकी संस्कृति, उसके सामाजिक संबंध सभी को बदल डालता है। मीन्स it is not simply doing the economic exploitation, it is making a transformation in the existing political, social and cultural structure as well। तो ये तरह की जो बात है
वह पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि उसका एम्बिट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या है, क्योंकि बच्चे पहले इंपेलिज्म के एक्सप्लॉयटेशन के नेचर को नहीं समझ पाते। अब उसके बाद मैं इतना पर फिर गांधी पर नहीं लाऊंगा, मैं आपको जैसे ये एक्सप्लॉयटेशन का जो टाइप है तो इसके अगेंस्ट में हम आपको पहले दिखाएंगे कि मॉडरेट मोड ऑफ प्रोटेस्ट, मॉडरेट मोड ऑफ प्रोटेस्ट। आप जानते हो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी स्थापना के बाद जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप है वो क्या है, मॉडरेट फेज ऑफ लीडरशिप है। तो उसकी पहले हम चर्चा करेंगे और उन्होंने कहां तक जवाब दिया उसकी चर्चा। देन एक्सट्रीमिस्ट मोड, जो उग्रवादी यानी प्रतिरोध का उग्रवादी तरीका, वही प्रोटेस्ट को ही मैं यहां रिपीट नहीं कहा, प्रतिरोध का उग्रवादी तरीका। और तब मैं आपको दूंगा मार्क्सिस्ट मोड, पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध मार्क्सिस्ट मोड ऑफ प्रोटेस्ट क्या था। मार्क्सिज्म में तो उन्होंने तो पूंजीवाद को सशक्त चुनौती देने की कोशिश की, परंतु उनका लिमिटेशंस क्या था। और तब हम यहां पर आपको लास्ट में देंगे सबसे कि गांधीयन मेथड ऑफ प्रोटेस्ट, गांधीयन मेथड ऑफ प्रोटेस्ट। इसमें हम बताएंगे कि गांधी ने पश्चिमी साम्राज्यवाद कि एक एक विचार को किस प्रकार खंडित किया और कैसे वैकल्पिक अल्टरनेटिव मॉडर्नाइजेशन की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी। तब आपको पता चलेगा ये सबसे डेंजरस वेपन था। वेस्टर्न इंपेरियलिज्म को इतना बड़ा खतरा कोई नहीं पैदा कर सकता था जितना गांधीज्म। तो ये चीज आपको समझिए। उसके बाद मैं चाहूंगा कि ब्रीफ अकाउंट ऑफ, पहला एस्पेक्ट ये करने के बाद ब्रीफ अकाउंट ऑफ गांधीयन मूवमेंट, ब्रीफ अकाउंट ऑफ गांधीयन मूवमेंट 1894 to 1948 till his death। 21 ईयर्स का साउथ अफ्रीका के कैरियर और 32 ईयर्स के इंडिया का कैरियर। उसमें डिटेल्स में तो नहीं जा सकते, लेकिन हिस्ट्री एक नैरेटिव भी है, इसलिए आपको संक्षिप्त घटनाक्रम देते हुए जितने इश्यूज आए, स्वराजिस्ट के साथ कुछ इश्यूज आए हैं, अंबेडकर जी के साथ कुछ इश्यूज आए हैं, कुछ जिन्ना के साथ इश्यूज आए हैं, गांधी को कुछ लोग संप्रदायवादी करार देते हैं, कहाँ तक उचित है, खिलाफत वाले पर उनका स्टैंड है। तो ये सब चीज़ मैं एक बार क्लियर करना चाहूँगा ताकि आपको पूरी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और तब लास्ट में और इसी क्रम में तब हम एक एस्पेक्ट करेंगे कि वाई डिड गांधी become successful, why did Gandhi become successful in leading largest mass movement, leading the largest mass movement। यहां मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो दुनिया का सबसे बड़ा मास मूवमेंट को गांधी ने लीड किया है। इससे बड़ा जन आंदोलन, क्योंकि भारत का पॉपुलेशन ऐसा था और चाइना में जो मास मूवमेंट है ठीक है वो है, लेकिन वो वहाँ पर आर्म्ड रेवेलियन है। उन्होंने जो किया है, माओ सेतुंग ने वहाँ पर जो किया है, तो उसमें आर्म्ड रेवेलियन है। और यहाँ गांधी और शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने मास मूवमेंट को लीड किया है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मास मूवमेंट को लीड किया। तो गांधी में वैसा क्या करिश्मावादी लीडरशिप था। करिश्मा टर्म को क्वाइन किया था मैक्स वेबर ने। गांधी का करिश्मा क्या है, उनका टेक्निक्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन क्या है, माने किस तरह से वो मास को मोबिलाइज करते हैं, इस पहलू पर थोड़ी चर्चा करके और तब अंत में हम लोग देखेंगे लीगेसी ऑफ गांधी, यानी भारतीय राजनीति और विश्व राजनीति में गांधी की विरासत। तो इसी में हमें इवेल्युएट करना है पोस्ट मॉडर्निस्ट गांधी, क्योंकि माना जाता है कि गांधी ने वेस्टर्न मॉडर्निज्म को
उस समय चैलेंज किया। जैसे कुछ दुनिया में कुछ थिंकर्स है जो वेस्टर्न मॉडर्निज्म को चैलेंज किया है, जिसमें तोल्स्टॉय भी है, रस्किन भी है, इमर्शन भी है, अमेरिकन स्कॉलर थॉरो भी है। तो ये सब हैं, लेकिन वो सब केवल विचारक के रूप में रहे, और अगर प्रोटेस्ट भी किया तो इंडिविजुअल स्केल पर किया, वो कभी जन राजनीति में नहीं आए। लेकिन ये एक ऐसी थिंकर है जिन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जड़ खोद कर रख दी, और वो उन्होंने विश्व राजनीति में और भारतीय राजनीति में एक विरासत कायम की। इसी में हमको गांधी को इवेल्युएट करने का मौका मिलेगा। और बच्चों, मैं आपको दिखाना चाहता कि ये नॉलेज आपको किस लिए आवश्यक है, तो ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैं सिविल से सबसे पहले उस पेज में मैंने सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न है आपके, जैसे देखिए, ये जब मैं आपको ले रहा हूं, इसको लेने के बाद मैं आपको सिर्फ इस पेज पर आऊंगा जिसमें सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, सम क्वेश्चंस फ्रॉम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। मैं क्वेश्चंस लास्ट में डिस्कस करूंगा, और ये क्वेश्चन इसलिए आवश्यक है, इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं है कि आपको नॉन कॉपरेशन पर पूछें, सिविल डिसोबीडियंस पर मूवमेंट पर क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन का नेचर ऐसा होता है कि किसी भी पार्ट से वो पूछ सकते हैं आपको। तो मैं लास्ट में क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करना चाहूंगा ताकि आप समझ सकें कि आपको प्रिपरेशन का ये तरीका क्यों चाहिए। तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन को करने के बाद, और फिर हम इसमें मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं जो पीपीटी आपको मिलेगा भी। अब मैं आपको बताना चाहता, डायरेक्ट गांधी पर आने से पहले आपको वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, क्योंकि हमारा टाइटल कहां था, फिर एक बार टाइटल पर लौटिए। हमारा टाइटल है कि गांधी ब्रिटिश साम्राज्यवाद, यानी गांधीवाद पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध सबसे खतरनाक हथियार। तो गांधी पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध सबसे खतरनाक हथियार है। तो सबसे खतरनाक हथियार हम क्यों मानते हैं? क्या उदारवाद उनके लिए हथियार नहीं है? क्या उग्रवाद नहीं है? क्या मार्क्सवाद और समाजवाद नहीं है? मार्क्सिज्म ने तो वेस्टर्न कैपिटलिज्म को बहुत बड़ी चुनौती दी है, लेकिन क्या गांधीज्म ने वेस्टर्न कैपिटलिज्म को, पश्चिमी पूंजीवाद को, उससे भी ज्यादा चुनौती दी है? डिड गांधीज्म गिव अ लार्जर चैलेंज टू वेस्टर्न कैपिटलिज्म देन इवन मार्क्सिज्म? क्या मार्क्सिज्म से भी ज्यादा उन्होंने चैलेंज किया है? तो इसके लिए बच्चों पहले हमें समझना पड़ेगा कि जिसे हम वेस्टर्न इंपीरियलिज्म कहते हैं वो कितने प्रकार से हमारा शोषण करते थे, और हमारे उदारवादी नेताओं ने उन शोषण का प्रतिकार कैसे किया था। हाउ डिड आवर मॉडरेट लीडर्स मेक अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? हमारे उग्रवादी नेताओं ने किस प्रकार इसका विरोध किया था। हाउ डिड आवर एक्सट्रीमिस्ट लीडर रेजिस्ट अगेंस्ट द वेस्टर्न एक्सप्लॉयटर्स? एंड हाउ डिड even Marxist and socialist just rise against Western imperialism? तो तब हमें सबका लिमिटेशंस पता चलेगा, और फिर हम गांधी को इवेलुएट कर पाएंगे कि गांधी जिस हद तक प्रोटेस्ट करने पर उतारू हुए उतने शायद इनमें से कोई भी नहीं कर सका। और क्यों नहीं कर सका वो आपके सामने आप खुद देखिए। पहले हमें देखना है, हम यहाँ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कंटेक्स्ट में, चूंकि हम तो इंडिया का कंटेक्स्ट देख रहे हैं, वर्ल्ड का नहीं, तो हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के कंटेक्स्ट में हम वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के एक्सप्लॉयटेशन के नेचर को समझना चाह रहे हैं। तो पहला है औपनिवेशिक शोषण का स्वरूप, द नेचर ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। तो आपके मन में कोई उहापोह आए, कोई कंफ्यूजन आए, इसलिए इस टर्म को मैं स्पष्ट कर देता हूं। वैसे बच्चों देखो, दो टर्म है, एक है साम्राज्यवाद, दूसरा है उपनिवेशवाद। तो यानी इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। तो सपोज इफ यू जस्ट डिफाइन दिस टू टर्म्स, सो दे आर हैविंग द डिफरेंट कनोटेशंस, उनके अपने अलग अलग कनोटेशंस हैं, लेकिन हम उतने डीप में कनोटेशन में यहाँ नहीं जा रहे हैं। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जब कोई वेस्टर्न पावर किसी कॉलोनी को गुलाम बनाता था, तो वो गुलाम क्यों बनाता था? तो गुलाम बनाने के पीछे मकसद होता था कि उसका आर्थिक दोहन करें, आर्थिक दोहन करें। मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द डोमिनेशन ओवर अ कॉलोनी वाज टू एक्सप्लॉइट द कॉलोनी इकोनॉमिकली और एक्सप्लॉइट द इकोनॉमिक रिसोर्सेस। तो उनका होता था उद्देश्य आर्थिक शोषण। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में या आर्थिक शोषण सक्षम रूप से होता रहे, इसलिए वो कुछ विशेष प्रकार की राजनीतिक नीति अपनाते थे, कुछ सामाजिक नीति अपनाते थे, कुछ सांस्कृतिक नीति अपनाते थे।
But in order to promote his colonial exploitation efficiently or economic exploitation efficiently, the colonial power used to adopt certain or specific political policy, social policy, administrative policy, cultural policy, etc. तो इस प्रकार से वो पॉलिसी को अपनाते थे। इसीलिए किसी स्कॉलर ने बड़ा ही एप्टली इसको डिफाइन किया है कि colonialism is basically an economic relation, but it was going to affect the political, social and cultural structure as well. यानी उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध होता है, परंतु यह राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे सभी को प्रभावित करता है। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ ऊपर आपने टर्म इंपेरियलिज्म देखा, नीचे कॉलोनियलिज्म देखा, दोनों एक ही है। अगर आप मेट्रोपोलिटन स्टेट उसको कहते हैं जिसने कॉलोनी बनाई है, और दूसरा है उपनिवेश। तो अगर आप मेट्रोपोलिटन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो वो इंपेरियलिज्म है, अगर आप कॉलोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो वो कॉलोनियलिज्म है। माने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो साम्राज्यवाद है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उपनिवेशवाद है। वैसे दोनों की एक लार्जर परिभाषा है। मैं जब वर्ल्ड हिस्ट्री पर कभी लेक्चर लूंगा तो मैं आपको इंपेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म इन दोनों टर्म में बहुत सारे है, इसको अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग डिफाइन करने की कोशिश की है। इंपेरियलिज्म टर्म का इस्तेमाल 19वीं सेंचुरी के लास्ट से शुरू हुआ है, उसे हम डिस्कस करें। अब यहाँ पर हम आपको यह बताना चाह रहे हैं, हमारा मुख्य मकसद यह है कि जिसको तुम पश्चिमी साम्राज्यवाद कहते हो, वो पश्चिमी साम्राज्यवाद इतने तरीके से, या ब्रिटिश साम्राज्यवाद, हम पश्चिमी साम्राज्यवाद के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ ब्रिटिश साम्राज्यवाद को देख रहे हैं, ब्रिटिश इंपेरियलिज्म को देख रहे हैं। तो वो अगर यहाँ पर मैंने इंग्लिश में इसलिए लिख दिया है कि इंग्लिश वाले बच्चे इसको लेते रहें, और कई हिंदी वाले बच्चे को मीडियम वाले प्रॉब्लम की बात आ रही है, तो थोड़ा सा कुछ दिन तक हम दोनों को, उसके बाद मैं फिर लेक्चर को बाइफरकेट कर दूंगा। जैसा कि मैंने कहा, अभी थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा होती है और दिक्कत नहीं होगी, आपको इंग्लिश में भी समझना चाहिए, वो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट भी हिंदी मीडियम वालों का है। तो और कुछ हो सकता है आप हिंदी मीडियम को, कुछ अच्छी बुक इंग्लिश मीडियम में हो तो उसको भी देखा जा सकता है। कोई न्यूज़पेपर भी इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह है तो अच्छा स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है। हिंदू तो थोड़ा ज़्यादा है स्टैंडर्ड, लेकिन थोड़ा रेडिकल है तो, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि आप अगर उसमें भी थोड़ा सा पारंगत हो जाओ तो बेहतर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि औपनिवेशिक शोषण का स्वरूप, द नेचर ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में उपनिवेश की अर्थव्यवस्था में मातृ देश के हित के अनुकूल परिवर्तन। तो जब एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया तो वेस्टर्न एक्सप्लॉयटेशन का पहला रूप है कि हमारी इकोनॉमी को अपने अनुसार बदल देता है। जब उनके यहाँ मर्केंटाइल फेज ऑफ कैपिटलिज्म था, जब उनके यहाँ वाणिज्यिक चरण का साम्राज्यवाद था, तो उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ से आप प्लासी के लड़ाई के बाद देखेंगे और वहाँ से लेकर आ जाइए आप 1813 तक, तो 1813 तक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्सेज। एंड वो क्या करता था कि हमारे यहाँ जो तैयार माल था, प्रोडक्ट्स था, उसको यूरोप और ब्रिटेन में बेचकर मुनाफा कमाता था। जब उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो उन्होंने उसके मुताबिक हमको कच्चे माल का निर्यातक, एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल्स, और तैयार माल का आयातक एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना दिया, क्योंकि वो उनके इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के इंटरेस्ट में था, औद्योगिक पूंजीवाद के हित में था। उसी प्रकार से जब वित्तीय पूंजीवाद का चरण आया तो हमारे यहाँ उन्होंने बहुत रकम निवेश करने का नाटक किया और यहाँ से रेलवे से लेकर हर क्षेत्र में पैसा लगाया और मुनाफा कमाकर होम चार्ज, गृह व्यय के रूप में हमारे यहाँ से रकम लूटता रहा। तो पहला तो उनका उद्देश्य उपनिवेश की अर्थव्यवस्था में मातृ देश के हित के अनुकूल परिवर्तन लाना। तो पहला संशोधन तो बच्चों उन्होंने ये किया था। अब दूसरा, राजनीतिक रूप में एक अधीनस्थ राज्य के रूप में स्थापित करना, टू इस्टेब्लिश अ कॉलोनी एज ए पॉलिटिकली डिपेंडेंट कंट्री। अब अगर उनको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना है तो जब तक उनका पॉलिटिकल डोमिनेशन नहीं होगा तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे कर पाएंगे। तब उन्होंने पॉलिटिकल डोमिनेशन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और इसलिए तुम देखोगे जब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का फेज आया 1813 और वहां से लेकर 1856 तक, जबकि 1857 का रिवोल्ट हो गया तब वो थोड़ा डर गए हैं, नहीं तो अनब्रिडल कॉन्क्वेस्ट इंडिया में किया और अनेक्सेशन। तुम देखो ना, लॉर्ड हेस्टिंग से लेकर डलहौजी तक जितने भी गवर्नर जनरल्स आए, सो ऑल जस्ट ट्राई टू प्रमोट द पॉलिसी ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड पॉलिटिकल एक्सपेंशन इन इंडिया एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन। डलहौजी के बारे में तो जानते ही हो कि कितना बड़ा अनेक्शनिस्ट था वो, कितना ज़्यादा उसने भूभाग का अधिग्रहण किया था डलहौजी ने। तो क्यों?
क्योंकि अब उनका इंटरेस्ट है कि हम यहाँ पर अपने वस्तुओं को बेचें, मार्केट बनाएं, यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाएं। तो उन्होंने राजनीतिक नियंत्रण को प्रत्यक्ष नियंत्रण पर बल दिया। पहले अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, प्रत्यक्ष नियंत्रण पर बल दिया। फिर एक विकसित पद्धति को लागू कर आधुनिकीकरण करना, टू मॉडर्नाइज थ्रू अ डेवलप्ड सिस्टम। अब उन्होंने फिर दावा किया कि भाई हम एक विकसित पद्धति लागू कर रहे हैं, आपको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे यहाँ कुछ इसेंशियल चेंज लाए, और इसेंशियल चेंज लाकर दे हैव जस्ट प्रिटेंडेड टू मॉडर्नाइज अस। उन्होंने हमें आधुनिकीकरण किया। अब उस आधुनिकीकरण का अगर आप इतिहास जान जाओगे तो डलहौजी से लेके बहुत सारे ब्रिटिश प्रशासकों के का पोल खुल जाएगा। डलहौजी ने जो दावा किया बेसिकली कि वी आर जस्ट मॉडर्नाइजिंग इंडिया ऑन 1813 में, आपका यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि डलहौजी मॉडर्नाइज्ड इंडिया, राइट अ नोट ओवर दैट और इलेबोरेट द स्टेटमेंट। मतलब डलहौजी ने भारत का आधुनिकीकरण किया, इस कथन पर टिप्पणी खींची। तो बच्चों ने केवल लिख दिया कि डलहौजी ने ये परिवर्तन लाए, डलहौजी ने वो परिवर्तन लाए, लेकिन इस पहलू पर बच्चों का ध्यान नहीं गया कि डलहौजी तो यहाँ पर कोई वेलफेयर वर्क करने आया नहीं था। तो डलहौजी के द्वारा जो ये सारे परिवर्तन लाए जा रहे हैं उसके पीछे डलहौजी का इंटरेस्ट क्या है। तो ये आपका हुआ कि मॉडर्नाइजेशन का नाटक। नेक्स्ट, समाज एवं धर्म की प्रक्रिया में सुधार लाकर सभ्य बनाने का दावा। एक उन्होंने और भी काम किया, सिविलाइजिंग मिशन, कि हम इंडिया को सभ्य बना रहे हैं। हमारे यहाँ सोशल रिफॉर्म्स किया, इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया। अनुमान करो, वेयर दे डूइंग द वेलफेयर वर्क्स? क्या वो हमारे यहाँ लोक कल्याणकारी करने आए थे जो ये सब कर रहे थे? बाय द वे कहते हैं हमने किया। हम एक प्रश्न से पूछे कि आपने क्यों किया, आप यहाँ हैं को जो कर रहे हैं। आप समझ सकते हो, कोई अगर किसी पड़ोसी के घर में चोरी होती है और एक दूसरा पड़ोसी दावा करता है कि जब 1:30 बजे रात में चोर इनके घर से सामान लेके भाग रहा था तो मैंने इनकी खिड़की पर ही दबोच कर उसको पीटा, लेकिन वो भाग गया। तो पुलिस सीधा सा प्रश्न कर रहा है कि बाय द वे आप 1:30 बजे रात में इनके कमरे में क्या कर रहे थे कि खिड़की पर चोर को दबोच पाए? तो ब्रिटिश से कोई ये पूछे कि भाई आप हमारे यहां सुधार कर रहे हैं, इतना कल्याण कर रहे हैं, तो आप मेरे यहां हैं क्यों? तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव उनका क्या है कि दे प्रमोटेड द पार्शियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। उनका मानना था कि जब तक हम इंडिया को उनके ट्रेडिशनल मोल्ड से नहीं निकालेंगे तब तक इंडियंस इंग्लिश एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड एज लॉर्ड मैकाले वंस क्लेम्ड कि द बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट or to give birth to a generation of Indians which should be simply Indian in blood and complexion but British in taste, temperament and morality, and this generation of Indians could work as the product for the British market. भारतीयों की एक ऐसी पीढ़ी को जन्म देना अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य है, जो उनके लिए बाजार का काम करे, जो केवल कहने के लिए इंडियन हो, ब्राउन साहेब, लेकिन ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के प्रति वो आकर्षित हो। तो ये उनका सब बनाने का मिशन है। नेक्स्ट, उपाधियों का विद, अपने को भारतीयों का शुभ चिंतक करार देना। अब सबसे बड़ी बात है, एक बात आप जानते, ब्रिटिश नॉर्मली जब ब्रिटिश का ध्यान आता है तो इंपीरियलिज्म के एक कॉम्प्लिकेशन को नहीं समझ पाते हैं लोग। वो इंपीरियलिज्म का कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि केवल वो मशीन गन और तोप की बदौलत और गन्स की बदौलत रूल नहीं करते हैं। They in fact try to assert their hegemony. हेजेमनी का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट एंटोनियो ग्राम्सी ने दिया था, वर्चस्व। वो वर्चस्व क्या है? तो उनका वैचारिक वर्चस्व यह होता है कि हम आपके शुभ चिंतक हैं, वी आर योर वेल विशर एंड वी स्टे हियर फॉर योर वेल बीइंग। हम आपके लिए यहां हैं। तो ब्रिटिश ने भारतीयों के मन में दो बातें स्थापित कर दी थी, एक कि हम आपके वेल विशर हैं और दूसरा वी आर इनविंसिबल, हम अपराजय हैं, हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। अब ये ब्रिटिश, इसी पर ब्रिटिश का हेजेमनी खड़ा है। अब कैन यू बिलीव दैट कि मैं आपको बताता हूं एक चीज कि 19वीं सेंचुरी के एंड की बात मैं करूं तो 19वीं सेंचुरी के एंड तक अगर चुनाव होता इंडिया में और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होता, 1 मैन 1 वोट, मानो ये ऐसा है नहीं,
और दो कैंडिडेट को खड़ा कर देते, दादा भाई नौरोजी और लॉर्ड कर्जन, और कॉमन पीपल से वोट मांगने के लिए दोनों घूम जाते। और जब चुनाव होता, व्हाट डू यू इमेजिन, चुनाव में किसकी जीत होती? दादा भाई नौरोजी की जीत नहीं होती, लॉर्ड कर्जन की जीत हो जाती। कि कॉमन किसान उस समय तक ब्रिटिश को माई बाप समझ रहे थे। ब्रिटिश ने, अगर आप समझ सकते हो, कि लगभग 150 वर्षों तक शासन किया, तो केवल बंदूक की बल पर शासन नहीं किया। उसने एक अर्ध उदारवादी, अर्ध प्रजातांत्रिक पद्धति भारत में स्थापित करने का नाटक खेल रहा था। और लोगों के मन में यह बात भर रहा था कि देखो, हम आपके लिए हैं, आप हमारे शासन, हमारे गवर्नमेंट के अंतर्गत आप महफूज हो, हम नहीं रहेंगे तो आपका भला नहीं होगा। तो बेसिकली इसको कैसे, दूसरी हम अपराजय हैं, हमें तो हराने की बात सोचो ही नहीं, दुनिया में हमें कोई हरा ही नहीं सकता। तो ये दो चीजें हैं। फिर उपाधियों का वितरण कर भारतीयों के बीच समर्थकों का एक वर्ग तैयार करना, टू क्रिएट अ क्लास ऑफ सपोर्टर्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिंग टाइटल्स। जो देसी रियासत थे, आप देखोगे जो एलिट्स थे इंडियन, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, लोग मरते थे इस टाइटल के लिए जो क्वीन विक्टोरिया और ब्रिटिश क्राउन की तरफ से दिया जाता था। ब्रिटिश क्राउन ने तो इतना तक निर्धारित कर दिया था कि किस इंडियन स्टेट को कितने तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। मीन्स की हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स एंड व्हिच इंडियन स्टेट विल गेट व्हाट स्टेटस ऑफ गन फायरिंग। जो गन फायरिंग भी एक स्टेटस सिंबल था। और सब रूलर्स आपस में कॉम्पीट करते थे, ब्रिटिश को कन्विंस करने की कोशिश करते, भाई एक गन की सलामी हमारा ज्यादा कर दीजिए। क्वीन विक्टोरिया के लिए, मतलब क्वीन के लिए, क्राउन के लिए 101 गन फायरिंग्स, वायसराय के लिए 31, और नियरली 113 जो बड़े 113 जो बड़े स्टेट्स थे इंडियन, उनके गन फायरिंग का स्टेटस 9 से लेकर 21 तक था। उपाधि, वो अगर आपको उपाधि देते तो आप एलिट में, आपका एक रिकॉग्निशन सोसाइटी में होता। तो इतने नाटक उन्होंने किए हुए थे। ये वेस्टर्न इंपेरियलिज्म का पार्ट है। एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था कि साम्राज्यवाद केवल हमारी इकोनॉमी का ही शोषण नहीं करता, अर्थव्यवस्था का कोई एक्सप्लॉइट नहीं करता, बल्कि वो हमारे चरित्र, हमारे दृष्टिकोण, हमारी संस्कृति सबको बदल डालता है। वही ब्रिटिश इंपेरियलिज्म इंडिया में कर रहा था, वो आपको ध्यान होना चाहिए। अब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध आधुनिक रूप में प्रतिरोध के विभिन्न रूप। अब ये तो मैंने पीछे आपको बताया कि ब्रिटिश इंपेरियलिज्म कितने तरह से एक्सप्लॉइट किया। अब गांधी को लाने से पहले मैं आपको यह दिखाना चाहता कि ब्रिटिश के इस पॉलिसी के अगेंस्ट में कितने तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे। फिर आपको पता चलेगा कि गांधी का जो प्रोटेस्ट की पद्धति थी वह किस तरह सबसे भिन्न या सबसे पृथक थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध आधुनिक रूप में प्रतिरोध के विभिन्न रूप, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। कांग्रेस का उदारवादी मॉडल, यानी मॉडरेट मॉडल ऑफ कांग्रेस। अब कांग्रेस का उदारवादी मॉडल ने ब्रिटिश के रूल को कहां प्रोटेस्ट किया, उनका लिमिटेशंस क्या रहा। ब्रिटिश शासन के अन ब्रिटिश पहलू पर बल देना, टू गिव एम्फेसिस ओवर अन ब्रिटिश एस्पेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। मतलब हम कम से कम बच्चों मॉडरेट लीडरशिप को इतना श्रेय जरूर दें कि कम से कम ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का उसने पोल खोल कर रख दिया, जिसको आप धन की निकासी की अवधारणा कहते हो। यह ब्रिटिश उदारवादी नेताओं का योगदान है। आपने दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त का नाम सुना है। द इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश, you can say, moderate leadership was that they exposed the colonial character of the British rule and the nature of colonial economy in India, and what you know as the theory of drain of wealth. So that has been propounded by the moderate leaders like Dada Bhai Nauroji and R.C. Dutt. तो इस प्रकार से तुम देखते हो कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया। दूसरा औपनिवेशिक, लेकिन हाँ एक बात गौर करने वाली है, अन ब्रिटिश, जैसे दादा भाई नौरोजी के बुक का क्या नाम है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब दादा भाई नौरोजी इस कंफ्यूजन में हैं कि ब्रिटेन के ब्रिटिश अच्छे हैं, भारत के ब्रिटिश खराब हैं। ब्रिटेन के ब्रिटिश अच्छे हैं, भारत के ब्रिटिश खराब हैं। अन ब्रिटिश रूल,
दैट इज अनब्रिटिशाना। ये जो रूल इंडिया का है दैट इज नॉट द प्रॉपर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश आर बेसिकली जस्ट, दे आर ह्यूमन, बट द ब्रिटिश in India or for the exploitation of India, it was the Anglo-Indian bureaucracy that was accountable. भारत के शोषण के लिए एंग्लो इंडियन जो नौकरशाही है वो अकाउंटेबल है। और लंदन के ब्रिटिश को तो पता भी नहीं है कि उनके ऑफिसर्स क्या गुल खिला रहे हैं। अगर उनको पता चल जाए तो हमसे पहले वही एक्शन ले लेंगे। इसलिए तुम देखोगे दादा भाई नौरोजी या जो मॉडरेट लीडरशिप है उसने जितना प्रचार कार्य ब्रिटिश के अगेंस्ट में इंडिया में किया उससे ज्यादा लंदन में किया, टू एजुकेट द ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स कि व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। आप समझ सकते हो ये उनका मेथड है। तो ये अनब्रिटिश रूल, अब कितनी कम समझदारी तो यही है कि चोर की शिकायत लेकर हम चोर के सरगना के पास जाए, वो क्या समझ पाएंगे? वो तो सबकी मिली भगत यहां से लंदन, लंदन कहीं तो प्रोत्साहन पर इंडिया में काम हो रहा है। दिस इज बेसिकली, this is the limitations of the understanding of the moderate leadership about the nature of colonial exploitation of India. अब औपनिवेशिक सरकार पर पाश्चात्य संवैधानिक मूल्यों के आधार पर चोट करना, अब उन्हीं के हथियार से उन्हीं पर चोट करने की कोशिश की। क्योंकि जब आप वेस्टर्न लिटरेचर पर होगे तो अब देखो पश्चिम में कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, किसी को मतलब कंफ्यूज करने के लिए जो वेस्टर्न मॉडल है वो काफी था। एक तरफ वही अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबरल आइडियाज को प्रोत्साहन दे रहा था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी की बात कर रहा था, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात कर रहा था, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा था, इंडिविजुअल राइट्स की बात कर रहा था। और वही वेस्टर्न पावर कॉलोनीज में लोगों के साथ मतलब क्रूअल व्यवहार कर रहे थे, पशु की भांति, जस्ट लाइक दे आर ट्रीटिंग लाइक एनिमल्स, पशु की भांति उनके साथ व्यवहार कर रहे थे। तो बेसिकली इन्होंने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हो, हम आपके इस उच्च उदात्त और उच्च विचार का सम्मान करते हैं, आप ये उच्च विचार हमारे देश में क्यों नहीं लागू कर रहे हो? ये मॉडरेट लीडरशिप का ये कहना था। अब ये समझ ही नहीं पा रहे, इनको अभी भी विश्वास है कि वहां वो जब जानेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कि व्हाट देयर ऑफिसर्स आर doing in India, they will themselves take the action and they try to improve our condition and they will definitely introduce the constitutional rules in India. तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं उनके मन में ये विश्वास बैठा हुआ है कि हम एक दिन कामयाब होंगे उनको कन्विंस करने में। तो ये इनका है। नेक्स्ट, ब्रिटिश से न्याय की उम्मीद, एक्सपेक्टेशन ऑफ जस्टिस फ्रॉम द ब्रिटिश। इनको ब्रिटिश से ही न्याय की उम्मीद है। दूसरी तरफ पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्ठता में विश्वास तथा ब्रिटेन से संपर्क बनाए रखने पर बल। ऑन द अदर हैंड, बिलीफ इन द सुप्रीमेसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उनको वेस्टर्न सिविलाइजेशन में विश्वास है, उसके वैल्यू सिस्टम में, और चाहते हैं कि वे वेस्ट के साथ संबंध बने रहना भारत के हित में है, ये भारत को करना चाहिए। इंडिया शुड कंटिन्यू विद दिस पॉलिसी। तो आप समझ सकते हो यहां कि जैसे वेस्टर्न इंपीरियलिज्म में हमने कितने एस्पेक्ट बताए, उस पहले एस्पेक्ट को आप लोग बैठ के उसको कर लेना। अब मैंने कितने औपनिवेशिक के स्वरूप में 1 2 3 4 5 6 एस्पेक्ट मैंने बताया कि पश्चिम ने हमको 6 ढंग से शोषण किया, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने 6 ढंग से शोषण किया, मॉडरेट ने उसमें से आधे का जवाब दिया, हाफ। क्यों हाफ का मतलब यह हुआ, मैंने 5.5 उन्होंने छोड़ दिया, हाफ का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखो भाई हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज कहते थे कि हम आपका मॉडर्नाइज करें, डेवलप करें, ये कहते हैं कि नहीं, हमारा इकोनॉमी यहां से धन की निकासी हो रही है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, एंड यहां से ब्रिटिश जो ऑफिसर्स हैं वो धन को निकास करके यहां से लंदन भेज रहे हैं। बट दे डिड नॉट मेक दिस पॉइंट क्लियर कि आपके यहां जो धन की निकासी हो रही है उसके लिए कौन उत्तरदायी है, इंडिया का या ब्रिटेन का ब्रिटिश। तो उसमें वो मान रहे हैं कि नहीं, इसमें इंडिया का ब्रिटिश उत्तरदायी है। तो वो कॉलोनियलिज्म के पूरे नेचर को, पॉइंट फर्स्ट को भी ठीक ढंग से वो नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमने उनको केवल आधा मार्क्स दिया। अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का उग्रवादी मॉडल देखिए, ये उग्रवादी मॉडल क्या करेगा। एक्सट्रीमिस्ट मॉडल ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश के द्वारा आर्थिक शोषण की आलोचना, क्रिटिसिज्म, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश। ये
उदारवादियों का एक मेथड इन्होंने ज्यों का त्यों ले लिया। दे स्टार्टेड टू टॉक इन टर्म्स ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। उन्होंने कहा उदारवादियों की तरह कि भाई ब्रिटिश हमारी इकोनॉमी का दोहन कर रहे हैं, ये पूरा एक कर रहे हैं, क्योंकि यह नहीं मान रहे आधे की तरह कि लंदन के ब्रिटिश अच्छे और भारत के ब्रिटिश खराब है। इन्होंने कहा ब्रिटिश एज सच पूरा खराब है, द ब्रिटिश देमसेल्व्स आर एक्सप्लॉयटर्स एंड द ब्रिटिश आर कंप्लीटली एक्सप्लॉइटिंग आवर इकोनॉमी। तो ये पूरे ब्रिटिश को उत्तरदायी मान रहे हैं। तो इसलिए पूरा एक बार पॉइंट फर्स्ट को इन्होंने सॉल्व कर दिया। पॉइंट टू है कि पश्चिमी संस्कृति के समानांतर अपनी परंपरा एवं संस्कृति की श्रेष्ठता पर बल। इन प्लेस ऑफ वेस्टर्न कल्चर इम्फेसिस ओवर द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन कल्चर। अब जैसे उन्होंने जो उदारवादी नेता थे वो पश्चिमी संस्कृति की श्रेष्ठता पर बल देते थे, दे वर गिविंग एम्फेसिस ओवर द सुप्रीमेसी ऑफ वेस्टर्न कल्चर। क्योंकि वो वेस्टर्नाइज थे, वो इंग्लिश एजुकेटेड थे, इन्होंने अपने कल्चर की, अपने अतीत की महानता पर बल दिया। तो पॉइंट नंबर 2 पर भी वो प्रहार कर रहे हैं, दे आर जस्ट मेकिंग अटैक ओवर दैट। थर्ड, दूसरी तरफ पश्चिमी तकनीकी श्रेष्ठताएं विश्वास, यानी बिलीफ इन टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी ऑफ वेस्ट। इसका मतलब है कि वेस्टर्न कल्चर को इस समग्रता से अस्वीकार नहीं कर पाए। इन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि विचारधारा के स्तर पर इंडिया पश्चिम से यानी ब्रिटेन से आगे है, लेकिन तकनीकी के स्तर पर वो पीछे है। जैसे आप बंकिम चंद्र चटर्जी को लो, अरविंद घोष को ही लो, या जितने भी इस तरह के जो आपको वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, इवन रविन्द्रनाथ टैगोर है, वो भी मानते हैं कि नहीं, पश्चिम से हमको बहुत कुछ सीखना है। और विशेषकर तकनीकी के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद को भी तुम मान सकते हो कि ही वॉज बेसिकली अ ग्रेट आइडियोलॉजी ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स इन बंगाल। तो उनको इसलिए काउंट आप विवेकानंद को भी कर सकते हो। उन्होंने भी क्या कहा कि पश्चिम से तकनीकी के क्षेत्र में हमको बहुत कुछ सीखना है। हम आध्यात्मिक क्षेत्र में धर्म गुरु रहे हैं, हम इतना सारा तरक्की हमने बाकी फील्ड में की है, लेकिन तकनीकी के क्षेत्र में वी आर सपोज टू लर्न अ लॉट फ्रॉम द ब्रिटिश। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का भी वही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता कि इसका मतलब है कि वेस्टर्न कल्चर को चुनौती नहीं दे पाए, क्योंकि अगर अब विचारधारा में आप श्रेष्ठ हो तो तकनीकी में वो श्रेष्ठ कैसे हो गया, और बिना विचारधारा के तकनीकी आगे कैसे बढ़ेगी। तो ले दे के वो भी उलझ गए, वो ठीक से पश्चिम का जवाब कल्चर के फ्रंट पर नहीं दे पाए। नेक्स्ट वन, ब्रिटिश के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति पर बल, परंतु हिंसा एवं आक्रोश से मुक्त नहीं। अगेंस्ट द ब्रिटिश द टेक्निक ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस बट नॉट फ्री फ्रॉम सेंस ऑफ वायलेंस। अब देखो ये पैसिव रेजिस्टेंस क्या है। जैसे मॉडरेट्स का जो प्रेयर्स, पिटिशंस और मेमोरियल्स की टेक्निक थी, उसको इन्होंने डिनाई करके पैसिव रेसिस्टेंस पर बल दिया। तो पैसिव रेसिस्टेंस यह था कि उसको लिए कहते हैं हिंदी में निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध में 4 चीजें शामिल थी: स्वदेशी, बहिष्कार, बाइकॉट, राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन, एंड फोर्थ स्वराज्य, सेल्फ रूल। 4 चीजों को शामिल किया। और पैसिव रेजिस्टेंस में स्वदेशी और बहिष्कार पर जो बल दिया, तो नॉर्मली एक नॉर्मल धारणा है कि गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह, तुम अगर जिसे देखते हो तो द बेसिस ऑफ गांधीयन पॉलिसी ऑफ स्वदेशी और नॉन वायलेंस बेसिकली ले इन हिज स्पेसिफिक मेथड ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिशियंस। जो उग्रवादी नेता हैं उनकी जो तौर तरीके हैं, उनके जो प्रोटेस्ट के तरीके हैं, सो गांधी बेसिकली एप्रोप्रिएटेड दिस मेथड। सुमित सरकार तो यहां तक कहते हैं कि अपने वंदे मातरम नामक पत्र में अरविंद घोष ने वो सब कुछ डाल दिया था कि जिससे आगे चलकर तुम थोड़ा हिंसा को माइनस कर दो, तो गांधीयन प्रोग्राम था। लेकिन अब इन दोनों के फर्क को भी आगे जब गांधी को देखोगे तो समझोगे। लेकिन इनकी पैसिव रेजिस्टेंस में हिंसा का भाव है। उग्रवादी अहिंसक नहीं थे। अरविंद घोष के व्यक्तित्व के 2 पहलू हैं। एक पहलू है कि उग्रवादी नेता हैं, उग्रवाद के नेता ही नहीं, उग्रवाद के आइडियोलॉज हैं वो। और वंदे मातरम जो बंकिम चटर्जी ने दी अवधारणा, उसको अरविंद घोष ने आगे बढ़ाया। लेकिन सेम अरविंद घोष ने कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिक्स जो बंगाल का है उसको भी प्रमोट किया। उन्हीं के छोटे भाई वारेंद्र कुमार घोष कलकत्ता अनुशीलन समिति के फाउंडर मेंबर थे, और बाद में जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस आया था उसमें वारेंद्र कुमार घोष के साथ अरविंद घोष भी इम्प्लीकेट हुए थे। हालांकि विटनेस न मिलने के कारण छूट गए और बाद में वो पौंडीचेरी आश्रम अपना शेष जिंदगी बिताया। लेकिन
वो हिंसा और अहिंसा के बीच वो दायरा नहीं खींचते थे। तो ये एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स बेसिकली कहीं ना कहीं जो वायलेंस का मेथड था, वो आयरिश विद्रोहियों से, अपने भागवत गीता से भी, अपनी परंपरा से भी, बाह्य परंपरा से भी, जहाँ से भी है, क्योंकि अरविंदो घोष एक बहुत समय तक लंदन में भी समय उन्होंने गुजारा हुआ था, तो उनको बहुत सारे बाहरी दुनिया के जो आयरिश रेवेलियन है या रूसी निहिलिस्ट है वो सब भी, तो उस तरह से जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट है, तो कहीं ना कहीं वो विचारधारा के टच में, उनके मेथड के टच में वो जरूर रहे थे। तो ये है। दूसरी बात है कि एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स का बच्चे एक लिमिटेशंस क्या हो गया कि अतीत पर तो इन्होंने बल दिया, लेकिन अतीत पर बल देने में कहीं ना कहीं हिंदूवादी अतीत पर कुछ ज़्यादा बल हो गया। इसलिए क्या हुआ कि जो मुस्लिम हैं उसको वो साथ नहीं ले पाए, क्योंकि वो थोड़ा आइसोलेटेड फील कर लिए। क्योंकि होता ये था कि अगर आप अतीत की महानता पर बहुत ज़्यादा बल दोगे तो एक मेडिवल हिस्ट्री भी तो है, उसमें आपको स्वामी विवेकानंद एक्सेप्शनल मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे चिंतक थे जिनमें समाजवाद का भी तत्व है, जिनमें धर्मनिरपेक्षता का भी तत्व है, सब कुछ है उनमें। क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया इज हिंदू माइंड इन इस्लामिक बॉडी। मतलब इस्लाम और हिंदुइज्म को कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं मानते थे, वो मानते थे कि इस्लाम ने भी इंडिया को बहुत कुछ दिया। तो ये उनका विचार है। तो ये सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर का विचार नहीं था। विशेषकर जो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव वगैरह जो महाराष्ट्र में आरंभ हुआ था, बाल गंगाधर तिलक ने जो इनिशिएट किया था, तो इसका भी आप जानते हो कि कहीं ना कहीं जो कॉलोनियलिज्म या बेसिकली आप कह सकते हो जो सांप्रदायिक राजनीति यानी कॉम्युनल पॉलिटिक्स पर कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस अवश्य पड़ा था। तो दैट इज द वन फैक्टर। पश्चिमी औद्योगिकरण के मॉडल के महत्व पर बल देना। अब प्रतिरोध की मार्क्सवादी पद्धति देखो, मार्क्सिस्ट मॉडल ऑफ प्रोटेस्ट। उदारवादियों का लिमिटेशन देखा, उग्रवादियों ने को कितना अंक दोगे, 50% अंक दे दो। और अब मार्क्सवादी आए। आप जानते हो कि दुनिया भर के शोषित लोगों के मसीहा कार्ल मार्क्स। लेकिन अब जब कार्ल मार्क्स को पढ़ोगे you will bitterly come to realize कि even Karl Marx could not make himself free from the western bias। वह भी अपने आप को पश्चिमी पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं कर सका। कार्ल मार्क्स में इम्प्लिसिटली कहीं ना कहीं अ सेंस ऑफ अदरनेस अदर कॉन्टिनेंट्स के प्रति जरूर रहा। कार्ल मार्क्स यूरोप के लिए जितना है उतना अन्य कॉन्टिनेंट के लिए नहीं है। क्योंकि मैं आपको वो चीज़ नहीं छेड़ना चाहूँगा, मार्क्स ने जहाँ तक उसका जो द्वंदात्मक भौतिकवाद या डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म की भी थियरी है, या कहता है कि सोसाइटी स्लेवरी सिस्टम से लेकर फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म ये चेंज यूरोप में होगा और बाकी महाद्वीपों को तो खारिज कर देता है। एशिया के लिए उसने एक नई थियरी दी थी, उसको कहते हैं एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो इसलिए हम कार्ल मार्क्स को भी नहीं मानते हैं जस्टिस कर सका। दूसरी बात है कि वेस्टर्न इनलाइटेनमेंट को उदारवादी भी स्वीकार करके चलते हैं, उग्रवादी पार्शियली स्वीकार करते हैं। क्योंकि उदारवादी जो मॉडरेट लीडरशिप हैं वो तो पूरी की पूरी तरह से यूरोपीय प्रबोधन को मानते हैं कि यूरोप में जो प्रबोधन 18वीं सेंचुरी में इनलाइटेनमेंट आया था, जिसको वैज्ञानिक विचार कहते हो, वह विचार को उदारवादी नेता मानते हैं। उग्रवादी आधा स्वीकार करते हैं, वो मानते हैं विचारधारा के स्तर पर हम आगे हैं, संस्कृति के स्तर पर हम आगे हैं और तकनीकी के स्तर पर वो आगे हैं। तो कम से कम आप इनलाइटेनमेंट के बेसिस पर जो इस्टेब्लिश साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है उसको तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। और कार्ल मार्क्स तो इनलाइटेनमेंट का ही बच्चा है। इनलाइटेनमेंट के दो बच्चे हुए, दोनों एक दूसरे के सौतेले भाई हैं। कैपिटलिज्म भी इनलाइटेनमेंट से निकला है और मार्क्सिज्म भी इनलाइटेनमेंट से निकला है। तो कार्ल मार्क्स से अगर पूछते कि आपको फ्यूडल सिस्टम या पीजेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कौन अच्छा लगता है, मैंने कृषक समाज और 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 नगरीय समाज में आपको कौन अच्छा लगता है, तो कार्ल मार्क्स कहता कि वी लाइक अर्बन सोसाइटी, वी लाइक इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज। वो तो पीजेंट सोसाइटी को मानता था कि अरे ये लोग तो इग्नोरेंट लोग हैं, इनको छोड़ो, इनको तो इतने बच्चे हैं कि इनको बड़े होने में बहुत टाइम लग जाएगा, उतना पेशेंस से देखना पड़ेगा। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में वही सोशलिस्ट मूवमेंट ला सकते हैं। आप यही समझो कि जिस रशिया में लेनिन ने आगे चलकर मार्क्स सिस्टम स्थापित किया, मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में कहा है, उस सोवियत रूस को कार्ल मार्क्स ने एक नाम दिया था इमोबाइल मंगोल्स।
अब इसका भी अपना एक इतिहास है। सोवियत रशिया को मंगोलों ने जीत लिया था। मंगोल एक ट्राइबल ये था। आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ते होगे तो क्लास 11th का वर्ल्ड हिस्ट्री का एनसीईआरटी है, उसमें एक ट्राइबल इंपायर चंगेज खान का है। तो आपने मंगोल नेता सुना ना, तो वो लोग ट्राइबल थे, बड़ा पिछड़े थे, दाढ़ी रखते थे, टर्बन रखते थे। तो उनके बारे तो वही रशिया को जीत लिया था। तो रशिया का जो कल्चर था वो मंगोलन कल्चर हो गया था। तो उसका कहना था कि रूस इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पर समाजवाद की परिकल्पना करो ही मत। तो मार्क्स ने उसको पहले ही खारिज कर दिया था। तो पहली कमजोरी मार्क्सिज्म में क्या थी कि पश्चिमी औद्योगिकरण के मॉडल के महत्व पर बल, टू प्रायोरिटाइज वेस्टर्न मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो भारत में जो मार्क्सवादी हुए वह वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन को तो एक्सेप्ट कर ही रहे थे, बस केवल उनकी मांग क्या थी कि डिमांड फॉर चेंज इन प्रोडक्शन रिलेशन। इंडस्ट्रीज बहुत प्रोग्रेसिव है, उसको रहने दीजिए, केवल उसका प्रबंधन अब बुर्जुआ के हाथ में न हो कि सरवारा के हाथ में हो। इट शुड नॉट बी रन अंडर द कंट्रोल ऑफ बुर्जुआजी क्लास रेदर अंडर ए प्रोलेटेरिएट क्लास। बस इतना ही उसको बदलना है। उसको प्रोडक्शन की मतलब मेथड वही रखना है, केवल उसको प्रोडक्शन का कह सकते हो आप कि सिस्टम बदलना है। मतलब उसके अंदर केवल उसका लीडरशिप बदलना है उसको, क्योंकि वो मानता है कि अब मजदूरों के हाथ में आएगा और सबको बराबर हिस्सा मिले। कैपिटलिस्ट उसका दोहन ना करे, लेकिन वो प्रोडक्शन का तरीका वही रखना चाहता है। अगर ये सब कुछ समझोगे तब आपको समझ में आ जाएगा गांधी किस तरह से डिफरेंट थे। अब नेक्स्ट है हिंसक क्रांति के माध्यम से परिवर्तन की मांग, टू डिमांड द चेंज थ्रू ब्लड रेवोल्यूशन। रक्तपूर्ण क्रांति के माध्यम से, माने ब्लड रेवोल्यूशन के माध्यम से दुनिया में परिवर्तन लाना। तो ये मार्क्सवादियों का है। तो वेस्टर्न को चैलेंज वो दे सका, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर तो नहीं दे सका, केवल मेथड पर दे सका कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए। तो उसमें उसने प्रोडक्शन रिलेशन को केवल चैलेंज किया, लेकिन वो मेथड ऑफ प्रोडक्शन को चैलेंज नहीं किया कार्ल मार्क्स ने या मार्क्सिज्म ने। अब इसके बाद गांधी आएंगे। देखिए गांधी क्या करते हैं। अब प्रतिरोध का गांधीवादी मॉडल। तो डियर स्टूडेंट्स, हम गांधी पर आते हैं, गांधी की विचारधारा को समझने का प्रयास करते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड परसीव द बेसिक नेचर ऑफ गांधीज्म। और इसमें आप यह भी देखेंगे गांधी के विचार पूर्व चिंतकों की तुलना में पश्चिमी साम्राज्यवाद को अधिक चुनौती क्यों दे सका। इन व्हाट वे गांधीयन आइडियोलॉजी कुड गिव अ मेजर चैलेंज टू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। क्योंकि अगर आप बाकी से तुलना करोगे तो ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले एक प्रकार का नवाचार, प्रतिरोध का गांधीवादी मॉडल। प्रतिरोध का गांधीवादी मॉडल क्या था? द गांधीयन मोड ऑफ प्रोटेस्ट। वह था, यू विल फाइंड हियर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनोवेशन, अ ग्रेट इनोवेशन। गांधी भारतीय पॉलिटिक्स में एक इनोवेटर थे और बाद में यह मॉडल विश्व के बाकी क्षेत्रों में भी कई विशेष स्थिति में अपनाया गया। तो अब देखो, जो पहले पॉलिटिक्स का जो क्लासिकल मॉडल माना जाता था वो क्या था? उसका मॉडल वेस्ट में तैयार किया था मैकियावेली की कृति प्रिंस ने। मतलब नॉर्मली जो मैकियावेलियन मटेरियलिज्म था, जो मैकियावेली का भौतिकतावाद था, वो यह कहता था कि पॉलिटिक्स में सब कुछ फेयर है। उसने पॉलिटिक्स में अपॉर्चुनिटिज्म पर बल दिया। ही गेव एम्फेसिस ओवर अपॉर्चुनिटिज्म, अवसरवाद, यानी यथार्थवाद के नाम पर अवसरवाद पर बल दिया गया। यही यथार्थवादी पद्धति है और पॉलिटिक्स के मानदंड ही अलग हैं। एंड एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक व्यक्ति के दो जीवन हैं, एक व्यक्तिगत जीवन और दूसरा राजनीतिक जीवन। व्यक्तिगत जीवन का वैल्यू सिस्टम अलग है और राजनीतिक जीवन का वैल्यू सिस्टम अलग है, पॉलिटिकल लाइफ का अलग है। तो इस प्रकार से उसने पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बीच एक डायकोटोमी खींचने की कोशिश की कि दोनों अलग है। गांधी का इनोवेशन यह था, वह बुद्ध को पॉलिटिक्स में ले आए, वो कन्फ्यूशियस को पॉलिटिक्स में ले आए, वे शंकराचार्य को पॉलिटिक्स में ले आए, वे किसी संत को पॉलिटिक्स में ले आए। उन्होंने कहा नहीं, दिस इज रॉन्ग। धर्म से पृथक पॉलिटिक्स
एमोरल है, अनैतिक है, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि धर्म पर आधारित पॉलिटिक्स है। धर्म पर आधारित पॉलिटिक्स ही लोगों का कल्याण कर सकती है। द पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजन कैन प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल। तो गांधी ने पूरे मानदंड बदल दिया। बच्चों, यहां पर धर्म का मतलब यह नहीं लगाना चाहिए जो हम धर्म का प्रायः मतलब लेते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको धर्मनिरपेक्षता की भी अवधारणा समझा दूं ताकि यह पता चले कि क्या गांधी में उतनी धार्मिकता थी। तो इसीलिए आप देखते हो कि गांधी बिल्कुल पश्चिमी सभ्यता को चुनौती दे सके, बिकॉज ही इंट्रोड्यूस्ड एन अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। उन्होंने भारत में राजनीति का एक वैकल्पिक मॉडल आरंभ किया, जो वैकल्पिक मॉडल सत्याग्रह एवं अहिंसा पर आधारित था। दैट इज कॉल्ड नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। अब देखो, ये सत्याग्रह और जो अहिंसा है, इसका जन आंदोलन में बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन मैं इसको अलग से आपको बताना चाहूंगा। नॉन वायलेंस, आप जानते हो कि अहिंसा की अवधारणा भारतीय परंपरा में भी थी। हालांकि वेस्टर्न थिंकर जब गांधी का मूल्यांकन करते हैं तो कहीं ना कहीं यह तत्व क्वेकर्स, जो एक क्रिश्चियन ग्रुप है, उससे लाना चाहते हैं। वे सिद्ध करना चाहते हैं कि वेस्ट से भी उन्होंने बहुत कुछ लिया है। और बात भी है, वेस्टर्न स्कॉलर्स को संपर्क में रहे थे, लेकिन हमारी संस्कृति में अहिंसा पर एनफ है। वेदों में है, उपनिषद में है, उपनिषद के बाद आप देखते हो भागवत गीता में है, उसके आगे आप अगर देखोगे तो हमारे पूरे पुराणों में है। तो हमारे यहाँ बुद्धिज़्म तो अहिंसा, और वो गुजरात में रहते थे तो जैनिज़्म में अहिंसा का भाव भी प्रबल है। तो हमारे यहाँ इनफ इसका ट्रेडिशन था। तो अहिंसा का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हम दूसरे को फिजिकली चोट ना पहुँचाएं। अगर हमारे कारण किसी को कष्ट होता है तो प्राणी मात्र के लिए, क्योंकि वैष्णव पंथ से भी उनका आया था अहिंसा की अवधारणा, और जैनिज्म से भी आया था, और ब्राह्मणिज्म का जो कॉमन ट्रेंड है उससे भी आया था। तो अहिंसा में अधिकतर वो क्यों, अहिंसा को सत्याग्रह को उन्होंने क्यों जोड़ा? तो सत्याग्रह का मतलब है कि सत्य के पथ पर अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम दूसरे को हार्म नहीं करेंगे। हम अपनी आत्मा को इतना विशुद्ध करेंगे कि दूसरा बदलने के लिए विवश हो। अब यहीं पर मैं आपको बताता हूं कि सत्याग्रह का लिटरल मीनिंग क्या है। सत्याग्रह का लिटरल मीनिंग है द सत्य के लिए लालसा। परंतु सत्य के लिए लालसा उसका अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। सत्य के लिए आग्रह उसका अर्थ नहीं लगाया चाहिए सत्याग्रह, बल्कि सत्य के प्रति समर्पण उसका अर्थ लगाना चाहिए, या सत्य के प्रति लालसा उसका अर्थ लगाना चाहिए। मतलब हम राजनीति में जब अहिंसा को इंट्रोड्यूस किया, और फिर सोल फोर्स का मतलब है कि आत्मशक्ति पर जब हमने बल दिया, जिसमें किसी दूसरे को ना तो शब्द से और ना ही शारीरिक रूप से किसी भी पीड़ा पहुंचाने का भाव आया, और जो प्रतिरोध हम दूसरे को कर रहे हैं वह प्रतिरोध पहले हम अपनी आत्मा को निर्मल करके और शुद्ध करके हम दूसरे में बदलाव की अपेक्षा रखते हैं। तो इनको लिटरली इसको कहा गया सत्याग्रह। तो देखो, मैं अब गांधी सत्याग्रह में क्या सोचते थे उसके बहुत गहराई में हमें नहीं जाना। गांधी के अहिंसा का भाव क्या है, जो आप जानते हो कि वैष्णव पंथ से भी है, जैनिज्म से भी है, बुद्धिज्म से भी है, तो उसमें भी हमें नहीं जाना। हम सिर्फ यहां पर यह आपको बताना चाहते हैं कि गांधी ने जो अहिंसा और सत्याग्रह की जो तरीका उन्होंने जो अपनाया, वह राजनीति में गांधीवादी राजनीति को किस प्रकार से विशिष्ट बना देता है। विशिष्ट इसलिए बनाता है क्योंकि देखो, जो पश्चिमी साम्राज्यवाद था, वो पश्चिमी साम्राज्यवाद में नॉर्मली जो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था, यानी उनका जो शोषण होता था या उनको जितने तरीके से एक्सप्लॉयट किया जाता था, तो उनके विरुद्ध जो अब तक प्रोटेस्ट किया जाता था, तो प्रोटेस्ट के दो मेथड होते थे। एक है कि उनके संविधान में जाइए, और उनके संसद में या विधानमंडल में आप बार बार एक अपने कष्टों का विवरण दीजिए और पेटिशन दीजिए। वो संवैधानिक मेथड होता था। तो जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड कहते, वो भी पश्चिमी लोगों ने ही विकसित किया हुआ था, यानी वेस्टर्न मॉडल पर ही विकसित था। और आप उनके मेथड को फॉलो करिए, क्योंकि ये बेसिक रूल्स प्रोटेस्ट का दायरा क्या होना चाहिए वो निर्धारित करते थे। दूसरा तरीका होता था कि लोग हिंसा का प्रयोग करते थे, पत्थर फेंकते थे, अटैक करते थे, आतंकवादी घटनाएं करते थे।
तो उसका वो तुरंत जवाब उनके पास होता था। वो चाहते थे आप वैसा करें ताकि आपके इस कदम को गैर कानूनी घोषित करके वो अपने पुलिस के पावर को बढ़ा ले, अपने आर्मी के पावर को बढ़ा ले, अपने लॉ को और भी क्रूअल कर ले, अपने लीगल सिस्टम को बदल ले, जिससे आपको सप्रेस कर सके। गांधी की जो अहिंसा थी उसको मैंने कहा कि पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार इसलिए सिद्ध हुआ क्योंकि गांधी की अहिंसा को इंट्रोड्यूस करने का सीधा सा अर्थ यह हो गया कि उन्होंने ब्रिटिश के साथ मनोवैज्ञानिक बराबरी कर ली। मनोवैज्ञानिक बराबरी ने साइकोलॉजिकल इक्वलिटी कायम कर लिया। क्योंकि देखो, पश्चिम ज्ञान विज्ञान से रक्षित है। ब्रिटिश के पास बहुत सारे मारक हथियार थे। ब्रिटिश चाहते थे कि हम उनके अगेंस्ट में वायलेंट प्रोटेस्ट करें ताकि उसको इसी बहाने दबा सके। और जब हम उनके अगेंस्ट में वायलेंस न करके अहिंसा के मेथड का सहारा लेते हैं तो वो हथियार उनके पास नहीं था। उन्होंने अब तक जितने भी हथियार उनके पास था आंदोलन के दमन का, वह दमन का हथियार उनका बेकार था अहिंसा के सामने। क्योंकि अहिंसा वाले या सत्याग्रह वाले मेथड के पास, क्योंकि सत्याग्रह में क्या है, कोई आपके गाल पर एक तमाचे मारे तो आप दूसरा उसके ऊपर अर्पित कर दीजिए, तो अर्पित कर दीजिए। तो वही उग्रवादी का भी कहना था, उनका भी निष्क्रिय प्रतिरोध में कुछ बात वही थी। लेकिन उसमें आप अगर अर्पित करते हैं तो क्रोध में अर्पित करते हैं, वहां पर वायलेंस का तत्व है। गांधी का कहना था कि पहले मुस्कुराइए और फिर दूसरा गाल अर्पित करिए। मतलब आपके मन में अगर आप डर से ऐसा कर रहे हैं तो कायरता बेहतर है हिंसा से। मतलब आप में पहले, जब तक आप में खुद शौर्य और वीरता नहीं होगी, यू विल नॉट ब्रेव एनफ टू एक्सरसाइज योर पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, तो आप उसको अपनाइए ही नहीं, वो आपके लिए घातक है। क्योंकि आप जब डर जाएंगे या आप टूट जाएंगे तो ये पूरी साधना व्यर्थ हो जाएगी। पहले तो आपको भयमुक्त होना पड़ेगा और भयमुक्त आपको नैतिक बल ही कर सकता है। तो आप मुस्कुराइए, दूसरा गाल बढ़ाइए और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जब पीटने के बाद वो जाए तो आप सत्याग्रह पर बैठ जाते हैं। जब वो आकर पूछता है क्यों भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो और पीटना है क्या, तुम सीधा सा जवाब देते हो कि वो आपकी मर्जी, मैं तो प्रस्तुत हूं। लेकिन आपने जो अनजाने हमारे अगस्त में पाप कर दिया, उसे आपकी आत्मा पर जो बोझ पड़ गई है, उससे मैं आपकी आत्मा को निर्मल करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई योर सोल and in order to lighten your burden of sinful act, I am just sitting on the fast. I am doing the penance for your sake. मैं आपकी ओर से पश्चाताप कर रहा हूं। वो आदमी को झुझलाने के अलावा कोई चारा नहीं मिलेगा। तो वेस्टर्न मेथड में इसके रिप्राइजल्स का कोई तरीका नहीं था। हमें याद है कि सविनय व गांधी मूवी रिचर्ड एटनबरो का जरूर देखें, उसमें आपको समझने का मौका मिलेगा। वो गांधी मूवी में पूरा का पूरा वृत्तांत दिया हुआ है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में, गांधी तो खैर जेल में चले गए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे प्रशिक्षित अपने सत्याग्रहियों को तैयार किया हुआ है जो ब्रिटिश लाठी मारते हाथ तक नहीं उठाते हैं। धरसाना तट पर अब्बास तैयब जी लीड कर रहे थे नमक सॉल्ट सत्याग्रह में। उनको सॉल्ट लॉज को ब्रेक करने के लिए वो ग्रुप को लेकर वो लीड कर रहे थे। तो बाद वो गिरफ्तार हो गए, अरेस्ट हो गए, तो सरोजनी नायडू लीड करने लगी। तो उसमें है कि जैसे देखो पुलिस वहां खड़ा है, इधर सत्याग्रही है और एकदम डिसिप्लिन की तरह लीडर इशारा करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, सॉल्ट लॉज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। पुलिस बेरहमी से लाठी चलाती है। बगल में कांग्रेस शिविर बना हुआ है और कांग्रेस के वॉलंटियर्स वहां एक्टिव हैं। और जब लाठी चलाती है, दे आर जस्ट वेल्डिंग द लाठीज एंड देन इवन डोंट ट्राई टू सेव देमसेल्व्स थ्रू रेजिंग देयर हैंड। दे आर सिंपली मीकली एंड सबमिसिवली दे आर जस्ट सस्टेनिंग ऑल द लाठीज ऑन देयर बॉडीज। तो ये अपने आप में लगता है अरे क्या मिरेकल है इनमें। ऑल दैट चेंज ऑल ऑफ ए सडन इनटू व्हाट वाज ग्लोरियस एंड ये टेरेबल ब्यूटी इज बॉर्न, जो डब्ल्यू बीट्स ने ईस्टर राइजिंग में कहा था। और जिस समय वो घायल होकर गिरते, तुरंत कांग्रेस शिविर से स्ट्रेचर लेके कार्यकर्ता दौड़ते, उनको बैठाते, मतलब उनको फर्स्ट एड के लिए ले जाते, प्राथमिक चिकित्सा के लिए शिविर में। तब तक दूसरा सत्याग्रही का जत्था तैयार है, ऐसे इशारा करते और फिर वो लाठी खाने के लिए निर्भय होकर बढ़ जाते। एक अमेरिकन पत्रकार ने फोटोग्राफ ले लिया और फोटोग्राफ लेकर उसको अमेरिकन यूरोप के सारे पेपर में छप गए। ब्रिटेन में गवर्नमेंट के सामने शो कॉज हो गया, पार्लियामेंट में मुद्दा उठा कि ये क्या हो रहा है इंडिया में। पूरे ब्रिटिश की कलई खुल गई थी, ब्रिटिश लिबरलिज्म की पूरे वर्ल्ड में, ये क्या हो रहा है, इसको आप क्या करवा रहे हैं। तो वहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट वो नर्वस है, वहां से वायसराय को फोन करता है लॉर्ड इरविन को, इरविन ये क्या हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ कैन यू, व्हाट रिप्लाई यू कैन गिव टू द वर्ल्ड एंड पब्लिक ओपिनियन। इरविन कहता है सर आई डू समथिंग। फिर अपने सेक्रेटरी से पूछता है
कि कैन यू गिव मी एनी न्यूज इन विच एनी सत्याग्रही कुड हैव मेक एन अटैक ऑन एनी पुलिस और एनी गवर्नमेंट ऑफिसर? तो कहता है नो सर, आई एम सॉरी, आई हैव नॉट येट रिसीव्ड सच ए न्यूज। तो इरविन को देखो ऐसे सर खुजलाता है, मतलब क्या करें, क्या निदान है उस गांधी का। चर्चिल जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विजेता, गांधी का नाम सुनते हो वो आग बबूला हो जाता। तो कहता था व्हाट गांधी इज, कभी नेकेड फकीर बोलता था। जब क्रिस जब उसको बोला, जो क्रिस ने जो गांधी का जो रेफरेंस दिया जो आया था इंडिया में, तो सुमित सरकार कोट करते हैं, ही वाज सो नर्वस कि कहा कि गांधी अभी तक मरा क्यों नहीं है। तो मतलब हम आपको केवल ये बताना चाहते कि गांधी ने ऐसा लेटेस्ट वेपन लाया था जिसका जवाब पश्चिम के पास नहीं था। उसके सत्याग्रही लाठी खा रहे थे, एक एक लाठी खा के ब्रिटिश हार रहे थे और एक एक लाठी खा के गांधी जीत रहे थे, जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। ब्रिटिश ने कहा था कि हम भारतीय जनता के शुभ चिंतक हैं, गांधी मुस्कुरा रहे थे, शुभ चिंतक हैं तो जरा नमक बना के देखिए आप। 16% सॉल्ट टैक्स आपके ऊपर है, गरीबों पर यह टैक्स है। आपके शुभ चिंतक है, सॉल्ट आपके जीवन में पानी और हवा और पानी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप जाइए, अब उस सॉल्ट को बनाइए और देखिए कि ब्रिटिश का क्या रिएक्शन होता है। ब्रिटिश लाठी चला रहे थे, ब्रिटिश चाहते नहीं थे लाठी चलाना पड़ रहा था, और गांधी लाठी खा रहे थे। किसी क्रिटिक ने कहा कि गांधी का यह मेथड हिटलर और मुसोलिनी जैसे फांसीवादी ताकत के सामने फिट नहीं हो सकती थी। तो गांधी ने कहा कि चाहे धातु कितना भी कठोर हो, लेकिन एक खास तापमान पर उसे पिघलना ही पड़ता है। वॉट एवर स्ट्रॉन्ग अ मेटल मे बी, बट इट इज सपोज टू बी मेल्टेड एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर, सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस डिक्टम। तो मतलब ये गांधी का अपना एक परसेप्शन है। अब पश्चिमी सभ्यता को संपूर्णता में चुनौती, सिविलाइजेशनल चैलेंज टू वेस्ट, मतलब उदारवादी और उग्रवादियों की तरह आधा % या आधा पार्ट 6 में हाफ, और उग्रवादियों की तरह से 3, या मार्क्सवादियों की तरह से 2 या 1। उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को समग्रता से चैलेंज किया इन कंप्लीट फॉर्म। तो कैसे? तो चैलेंज टू वेस्टर्न कैपिटलिस्ट मॉडल, अत्यधिक मशीनीकरण का विरोध, टू क्रिटिसाइज एक्सेसिव मैकेनाइजेशन। पहली बात मैं 2-3 बातें आपको कहूं कि गांधी के इवैल्यूएशन में बहुत सारे विवाद होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि गांधी को समझना ही अपने आप में चैलेंज है। क्योंकि गांधी पहले अपने आप को समझ रहे थे। गांधी का ऑटोबायोग्राफी का नाम सुनो, क्या है? द एक्सपेरिमेंट विथ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। तो वो खुद ट्रूथ से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और लोग पूछ रहे थे आपका ट्रूथ क्या है। वो कहते थे रुको भाई रुको, पहले मैं एक्सपेरिमेंट करके मैं खुद समझ रहा हूं ट्रूथ क्या है। तो जो गांधी आपके 1909-10 में मिलते हैं, वो गांधी 1948 में डेथ के समय जो गांधी हैं, वो गांधी, दोनों में बहुत सारे परसेप्शन का फर्क आ गया है। बिकॉज वो लाइफ से ही सीखते हैं, लाइफ में ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो गांधी साउथ अफ्रीका में गए थे वो दूसरे गांधी है, जो इंडिया में नॉन कॉपरेशन के समय काम कर रहे थे वो दूसरे गांधी है, और फिर वही गांधी जो एकमात्र चौरी चौरा की घटना पर पूरे मूवमेंट को वापस ले सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, और वही गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट में कहते हैं करो या मरो, अब जेल भरो से काम नहीं चलेगा, डू और डाई। व्हाट स्पीच यू आर गिविंग। पूरे कांग्रेस के नेता थर्रा रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद कह रहे हैं कि बापू आपने सोच लिया है, अभी आप मूवमेंट छेड़ेंगे, ब्रिटिश तो क्रैक डाउन करेंगे, ब्रिटिश तो ऐसा रिप्राइजल्स होगा पब्लिक का जो पूरे वर्ल्ड में अनपैरेलल होगा। ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझे हुए हैं, ब्रिटिश बड़ी क्रूरतापूर्वक दमन करेंगे। बापू क्या आपने सोच लिया है? उन्होंने कहा सोच लिया है। तो ऐसा जज्बा गांधी में क्विट इंडिया मूवमेंट में क्यों आ गया? तो ऐसा नहीं कि गांधी का ट्रूथ कोई एक है। तो मैं आपको बताऊं कि जब 1909 में, जिस समय साउथ अफ्रीका के अपने एक्सपेरिमेंट में ही थे, उसमें उन्होंने हिंद स्वराज लिखा था। तो हिंद स्वराज में उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पूरे चैलेंज किया है। अगर मैं समझता हूं उन बच्चों को जो गांधी में विशेष रूप से इंटरेस्टेड है, तो मैं उसको 2 सुझाव देना चाहूंगा अगर आपको दिक्कत ना हो। एक, अगर एक हिंद स्वराज कृति है 74-75 पेजेज की है,
वो आपको कहीं भी मिल जाता है, 10 रुपीज़ उसका किसी भी शॉप में देखो, किसी अच्छे शॉप में तो मिल जाएगा, गांधी आश्रम में तो मुफ्त में मिल जाता है। तो उसमें 74-75 पेज की है, उसमें आप गांधी की आइडियोलॉजी समझने में समझता हूँ। मैंने उस बुक को कम से कम 2500 बार पढ़ी होगी, मुझे इतना इंटरेस्ट आया उसमें। हालांकि पहली बार चाहे दूसरी बार पढ़ोगे तो चूंकि गांधीज्म के पूरे कॉम्प्लिकेशंस को नहीं समझोगे तो मज़ा नहीं आएगा। हो सकता है इस लेक्चर को सुनने के बाद तुमको खुद उसमें रुचि जग जाए। और दूसरा है कि रिचर्ड एटनबरो ऑस्कर विनिंग मूवी भी है, और वो मूवी मैंने 3 बार देखी, मुझे बहुत अच्छी मूवी। सबसे जो उसका विंग किंग्सले जिसने गांधी का रोल किया है, उसने बहुत जस्टिस किया उस रोल के साथ। तो मुझे लगता है अगर वो मूवी देखोगे तो गांधीज्म को वाकई में कुछ अच्छी ढंग से समझने का अवसर मिलेगा। मतलब विंग किंग्सले उससे बढ़िया गांधी का रोल मुझे देख के लगता है जैसे किया नहीं जा सकता है। नन कॉपरेशन मूवमेंट वाले का सीन देखोगे, कोर्ट का सीन देखोगे, या उसे गांधी के आईज से जो एक विशेष प्रकार का जो लाइट है वो बीम कर रहा है, बीमिंग आईज उनका है, वो बहुत रेयर टाइप का उसने एक्टिंग किया है। तो मैं आपको ये कहना चाहता कि इस प्रकार से जब आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन को चैलेंज किया तो 1909 में उन्होंने लिखा था, 1909-10 में, पहले गुजराती इंग्लिश में लिखा फिर गुजराती में अनुवाद किया था, वो था हिंद स्वराज्य। तो हिंद स्वराज्य में उन्होंने पश्चिमी मशीनीकरण, उन्होंने सिविलाइजेशनल चैलेंज पश्चिम को किया है। कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो थोड़ा आपको ऑफेंसिव लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको लगता है कि उसको एंटी मॉडर्निज्म का नाम दिया गया, एंटी मॉडर्निज्म। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मतलब आधुनिक उद्योग, वकील और डॉक्टर ने भारत को कंगाल बना दिया। मॉडर्न इंडस्ट्रीज, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स impoverished इंडिया, एंड द salvation ऑफ इंडिया lies in the fact of forgetting what it has learned since the last 50 years। मतलब आधुनिक उद्योग, डॉक्टर और वकील ने भारत को कंगाल बना दिया, और भारत की मुक्ति उन सभी को भूलने में है जो पिछले 50 वर्षों में भारत ने सीखा है, ब्रिटेन से सीखा है। मतलब जिस मॉडर्नाइजेशन का ब्रिटिश दावा कर रहे थे कि वी हैव मॉडर्नाइज इंडिया, गांधी ने कहा कि आपने मॉडर्नाइज नहीं किया, बर्बाद कर दिया। हमारे यहाँ इतना पॉपुलस कंट्री है, आप एग्रीकल्चर से सबको बेरोजगार करते जा रहे हो, लोगों को सड़क पर ला रहे हो, और मॉडर्न इंडस्ट्रीज दे रहे हो, 1 लाख लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, और 500 लोगों को आप वर्क दे रहे हो, और इतने सारे लोग जो बेरोजगारों की भीड़ आ जाएगी। पहले तो हाथ को काम दो। मशीन्स शुड नॉट रिप्लेस ह्यूमन लेबर, मशीन शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ह्यूमन लेबर। जैसे हालांकि मशीन के बारे में जो गांधी की सोच आप 1909 में देखोगे, वह सोच 1943 में नहीं है। 1943 में गांधी की सोच बदल गई है। वो थोड़ा सा मशीन की अपरिहार्यता को मानने लगे थे, क्योंकि मैंने क्या कहा, वो भी तो एक्सपेरिमेंट ट्रूथ के साथ कर रहे थे। लेकिन उनका कहना यह था कि मशीन को, ह्यूमन लेबर को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। कार्ल मार्क्स से यहाँ फर्क ही है। कार्ल मार्क्स मशीन चाहता है, परंतु प्रोडक्शन चाहता है वर्कर्स के हाथ में हो। गांधी का कहना है कि मशीन ही अपने आप में मैन को डिह्यूमनाइज कर देगी, क्योंकि जो मशीन होगा, वो मशीन अगर ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करेगा तो ह्यूमन लेबर, इसका मतलब है कि आप जब तक शारीरिक काम नहीं करोगे। क्योंकि गांधी तो बेसिकली बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स से प्रभावित है ना, पढ़ोगे तो जैसे थॉरो है अमेरिकन, फिर रशियन है लियो टॉल्स्टॉय, वो सब भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के क्रिटिक थे। फिर इमर्शन है। तो ये जो थिंकर्स है, अब जॉन रस्किन है, तो इन थिंकर्स से वो गांधी खुद भी इम्प्रेस थे। तो ये थिंकर्स ने भी मतलब इस तरह से समझो तो एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का, मैकेनाइजेशन का, सबका उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था। दे वर द ग्रेट क्रिटिक ऑफ ऑल दिस थिंग्स। लेकिन जो गांधी का उसमें स्टैंड है, तो गांधी उनसे एक चीज सीखा था कि इंसान की शिक्षा केवल इंटेलेक्चुअल लेवल से नहीं मिलती है, मैनुअल लेवल से ही मिलती है। जैसे इसलिए गांधी के आश्रम में तुम देखोगे सबको एक खास काम करना पड़ता था। गांधी भी खुद फिजिकली वर्क करते थे। वो मानते थे हमारा लाइफ कंप्लीट होगा ही नहीं जब हम फिजिक को बैठा के रखेंगे। अब बैठ के इंटेलेक्चुअल की तरह केवल आप लिखते रहोगे और फिजिकल वर्क नहीं करोगे तो आपका तो सर्वांगीण विकास होगा ही नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो उनका मानना था कि मशीन जब हमको काम ही छीन लेगा तो रोटी तो बाद में, पहले तो हमको ह्यूमन बीइंग होने ही नहीं देगा। तो उनका अपना एक परसेप्शन था। बच्चों, मैंने पहले ही कहा ह्यूमैनिटीज है, तो कहाँ डिफर करना है क्वेश्चन में देखेंगे, कहाँ एग्री करना है क्वेश्चन में देखेंगे। पेशेंस से आप केवल जानिए कि वो क्या बोल रहे हैं। तो ये उनका बोलना है।
तो फिर उन्होंने इस प्रकार से, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो पहला तो उन्होंने जो क्लेम किया था कि हमने मॉडर्नाइज किया, गांधी ने पहला पहला चोट तो वहीं मार दी उन्होंने, जो कि न मॉडरेट मार पा रहे थे न एक्सट्रीमिस्ट मारे, और मार्क्सिस्ट का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मॉडरेट तो चाहते थे आप करो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे हमें तकनीकी चाहिए, क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइज होंगे, आपसे लड़ेंगे आप ही की तकनीकी का इस्तेमाल करके। और मार्क्सिस्ट चाहते थे कि तकनीकी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, लेकिन प्रोडक्शन तो हमें चाहिए। लेकिन गांधी ने कहा हमें प्रोडक्शन चाहिए, लेकिन आपके टाइप का प्रोडक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि आपके टाइप का प्रोडक्शन हमारे लिए उचित है ही नहीं। और अब कहो आधुनिक डॉक्टर को उन्होंने क्यों आलोचना की, तो उन्होंने कहा कि देखिए, लोग रात में जमकर भोजन करते हैं एंड दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो द रूल्स ऑफ नेचर, तो क्या होता है कि उनको बदहजमी होती है, दे फील इंडाइजेशन, तो बेचैनी रात में होती है, तो दे आर जस्ट मूविंग टू टॉयलेट एंड देन फाइनली दे आर जस्ट सर्चिंग सम डॉक्टर एंड टेकिंग द मेडिसिन एंड डाइजेस्टिंग द फूड्स। तो डॉक्टर से मेडिसिन लेके अपने फूड्स को डाइजेस्ट करके फिर दूसरे दिन उतना ही जम कर खाएंगे, क्योंकि उनके पास दवा है, और खाने के बाद दवा भी खा लेंगे। अगर एक रात अगर वो पूरे बदहजमी के शिकार रहते, तो सुबह कम से कम तौबा कर लेते कि जीवन में अब ओवर डाइट नहीं लूंगा। तो डॉक्टर ने हमारे प्राकृतिक दिनचर्या को बिगाड़ दिया। तो इस तरह से उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन पर ही चोट कर दी। और लॉयर्स को तो खुद भी प्रोफेशन से लॉयर थे, इन्होंने कहा कि लॉयर्स तो पैसे लेकर आपस में झगड़े लगाते हैं। So better there should be not the court, modern court, rather our gram panchayat, and we have to follow the method of mediation in order to resolve the, you can say, the conflict in society. तो हमें कम से कम झगड़े वगैरह के सुलझाने के लिए एक मध्यस्थ वर्ग चाहिए, हमें वकील की जरूरत नहीं। तो इस तरह से उनका वेस्टर्न सिविलाइजेशन का टोटल क्रिटिसिज्म करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब अत्यधिक मशीनीकरण का विरोध जो मैंने बताया, बाजार की प्रतिस्पर्धा की जगह परस्पर सहयोग की भावना, ही इज ऑल फॉर कोऑपरेशन एंड अपोज टू कंपटीशन इन द मार्केट। अब देखिए, आपको याद होगा कि मैंने कैपिटलिज्म पर लेक्चर लिया, क्योंकि आपको एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर में थोड़ी सहायता लेनी होगी। तो आपने कैपिटलिज्म में मैंने आपको एडम स्मिथ से परिचय कराया। कैपिटलिज्म का लिंचपिन क्या है, व्हाट इज लिंचपिन ऑफ कैपिटलिज्म? द लिंचपिन ऑफ कैपिटलिज्म इज कॉम्पिटिशन। पूंजीवाद अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है किसको? कंपटीशन को, प्रतिस्पर्धा को। वो मानता है कि प्रतिस्पर्धा प्रोडक्शन बढ़ाता है, इसलिए बेटर टू डू कंपटीशन। तो उसने कंपटीशन पर बल दिया था। गांधी ने कंपटीशन वाले पहलू को दरकिनार किया, कहा नहीं, नॉट कंपटीशन, कोऑपरेशन, परस्पर सहयोग। प्रतिस्पर्धा हमारी सामुदायिक भावना के अनुकूल नहीं है, हमारी सामुदायिक भावना के अनुकूल है सहयोग। तो फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन को उन्होंने चैलेंज किया यहां उनके। अब चैलेंज टू ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेशन, ब्रिटेन के अधीन भारतीय दासता को चुनौती। चैलेंज टू ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेशन। अब देखो, ब्रिटिश दासता को उन्होंने कैसे चुनौती दी, स्वयं ब्रिटिश को ही मात कर दिया उन्होंने। क्योंकि अब तक जितने लीडरशिप थे वो कहते थे हमें आजाद करो। गांधी ने कहा आप कौन होते हैं हमें आजाद करने वाले? हमें पहले खुद आजाद होना है। अगर हम आजाद हो जाएंगे तो आप गुलाम कैसे बनाएंगे? तो ब्रिटिश और चौंकेंगे, भाई आप कैसे आजाद होगे? तो हमें पहले नैतिक स्वराज्य चाहिए। इफ यू विल गेट मोरल स्वराज्य, देन हाउ कैन यू deny to give us political swarajya? And even if you are not in a mood to give us the political swarajya, but still we will enjoy swarajya after attaining moral swarajya. मतलब जब हम एक बार नैतिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, तो आप हमको राजनीतिक रूप से स्वतंत्र कैसे बना लोगे? तो आप कहोगे कि भाई नैतिक रूप से स्वतंत्रता का क्या मतलब है? इसमें बहुत सारे लीडर कंफ्यूज हो जाते थे। जिन्ना ने कहा, जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट उन्होंने छेड़ा, उन्होंने कहा स्वराज्य, तो जिन्ना ने कहा पहले आप स्वराज्य शब्द को स्पष्ट कीजिए, आपका स्वराज्य शब्द हमें समझ में नहीं आ रहा। तो बेसिकली उन्होंने स्वराज्य शब्द को ही अपने आप में चैलेंज कर दिया। तो मतलब उन्होंने पॉलिटिकल स्वराज्य शब्द, जैसे दादा भाई नौरोजी के लिए या जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स है उनके लिए स्वराज्य का मतलब क्या था कि नॉर्मली अ पॉलिटिकल फ्रीडम। लेकिन गांधी के लिए स्वराज्य का पहला मतलब था नैतिक स्वतंत्रता। उन्होंने कहा कि देखिए, हिंद स्वराज में उन्होंने प्रकट किया, हिंद स्वराज में उन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो एक एडिटर
जवाब देता है और रीडर उससे पूछता है। तो वो कृष्ण और अर्जुन का संवाद कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि जस्ट लाइक भागवत गीता के पैटर्न पर, जैसे अर्जुन क्वेश्चन करता है और कृष्ण जवाब देते हैं, उसी तरह से वहाँ एडिटर के रूप में गांधी है। उसमें गांधी ने कहा है कि हम ब्रिटिश के पैरों तले नहीं, पश्चिमी सभ्यता के पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। वी आर नॉट बीइंग ट्रैम्पल्ड अंडर द फीट ऑफ द ब्रिटिश, रेदर अंडर द फीट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये जो पश्चिमी सभ्यता है, हमें ब्रिटिश से घृणा नहीं है, ब्रिटिश रहें, आप रहिए, हम आपके न्यायालय में नहीं जाएंगे, आपकी वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे, नॉट परचेज योर प्रोडक्ट्स, यू विल नॉट जस्ट नॉक एट योर कोर्ट, यू विल नॉट ज्वाइन योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हम आपके शिक्षण संस्थानों में नहीं जाएंगे, हम अपना खुद का प्रोडक्शन करेंगे, खुद हम चरखे से प्रोडक्शन करेंगे, हम अपने ग्रामीण पंचायत के माध्यम से निर्णय लेंगे, आप रहिए, मुझे आपके रहने से कोई आपत्ति नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। तो इसलिए किसी क्रिटिक ने कहा कि गांधी ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जड़ पर ही चोट कर दी, तो ब्रिटिश को तिल मिलाना स्वाभाविक था। क्योंकि आप जैसे यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, मैंने क्या कहा कि कॉलोनियलिज्म वाज बेसिकली एन इकोनॉमिक रिलेशन, बट इट अफेक्टेड पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर एज वेल। यानी उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध था, परंतु उसने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी प्रभावित किया। मतलब ब्रिटिश आर्थिक शोषण के लिए यहां राजनीतिक नीति बनाते थे, सामाजिक नीति बनाते थे और सांस्कृतिक नीति बनाते थे। गांधी ने क्या किया कि उसी इकोनॉमी इंटरेस्ट को खींच लिया और कहा कि आप रहिए, आप राजनीतिक नीति बनाइए, आप सांस्कृतिक नीति बनाइए, आप सामाजिक नीति बनाइए, और सांस्कृतिक नीति को भी उन्होंने काउंटर किया अपने ढंग से, और आपको जो नीति बनानी है बनाइए, आप रहिए, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश को अगर आप रहने के लिए बोलोगे तो ब्रिटिश कहेंगे तो फिर हम रहेंगे क्यों, हम तो वेलफेयर करने आए नहीं। तो ब्रिटिश का फिर जाना तो तय है। तो गांधी ने तो उपनिवेशवाद की जड़ पर ही चोट कर दी। ही जस्ट स्ट्रोक एट द रूट ऑफ कॉलोनियल सिस्टम इटसेल्फ। अब पश्चिमी आधुनिकीकरण को चुनौती। पश्चिमी आधुनिकीकरण की हिंद स्वराज नामक कृति में क्रमबद्ध आलोचना, वही जो मैंने कहा कि आधुनिक डॉक्टर, वकील और उद्योगों ने हमें कंगाल बना दिया। सिस्टमेटिक क्रिटिसिज्म ऑफ वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन इन हिज टेक्स्ट हिंद स्वराज। ब्रिटिश के सभ्य बनाने के दावे को झुठलाना, टू डिनाई द ब्रिटिश क्लेम ऑफ सिविलाइजिंग मिशन। उसने कहा कि भाई आप हमें सिविलाइज क्या करोगे, आप तो खुद सिविलाइज हो ही नहीं। मतलब ही डिनाइड द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सिविलाइजेशन। कहा कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ सिविलाइजेशन क्या है। हालांकि कुछ एक क्रिटिक्स गांधी की इस आधार पर आलोचना करते हैं कि गांधी ने वेस्ट के साथ पूरा जस्टिस नहीं किया। वो वेस्ट का मतलब केवल मेटीरियलिस्टिक वेस्ट और इंडिया का मतलब केवल स्पिरिचुअल इंडिया लगाते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। वेस्ट भी मटेरियल के साथ स्पिरिचुअल है, तो उन्होंने वेस्ट का एक ही डायलॉग सुना, दूसरा डायलॉग नहीं सुना। तो खैर वो हमारे विचार का यहाँ विषय नहीं है, वो उनके क्रिटिक का एक दूसरा है, उस पर भी हम चर्चा लास्ट में करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि उन्होंने वेस्टर्न इंपीरियलिज्म पर अटैक करने के क्रम में इस बात को विशेष रूप से हाईलाइट किया कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपने नेचर में एक्सेसिव मटेरियलिस्टिक है, अत्यधिक भौतिकतावादी है। इट इज गिविंग इनकरेजमेंट टू ओवर कंजम्पशन एंड ओवर प्रोडक्शन। तो ये उसका कहना है कि यह अति उपभोग पर बल देता है और मानव के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं होने देता, क्योंकि लोग अति भोग के कारण पथ से विचलित हो जाते हैं। एज इट इज प्रोड्यूसिंग अ ह्यूमन बीइंग हु इज सफरिंग फ्रॉम ओवर कंजम्पशन, सो ही कैन नेवर बी अ परफेक्ट मैन। इस आधार पर उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को डिनाई कर दिया और बदले में एक वैकल्पिक सिविलाइजेशन की बात की। लेकिन ध्यान रहे, मैंने ही इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव सिविलाइजेशन, बट बी क्लियर, अल्टरनेटिव सिविलाइजेशन से उनका मतलब यह नहीं है कि वह हमारी परंपरा की तरफ अंधभक्ति के लिए जाते हैं। वो अपने परंपरा को भी रिस्ट्रक्चर करते हैं। मतलब हमारी परंपरा में जो कमजोरियां हैं उसको भी वो उजागर करते हैं।
और कहते हैं कि हमारी अपनी संस्कृति के उन चीज़ों को, जैसे देखो ना, कई चीज़ें उन्होंने हम अपनी संस्कृति का उन्होंने बड़ी, चाहे वो महिलाओं की दशा हो, या आप कह सकते हो कि हिंदूवादी विचारधारा हो, या कास्ट सिस्टम हो, उन सब को उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया है। वो परंपरा को परंपरा की तरह, दे आर नॉट टेकिंग ट्रेडिशन एज इट इज, उन्होंने उसको ये किया है। जैसे धर्म पर ही गांधी की आलोचना होती है, नॉर्मली तुम यह सोचते हो। तो मैं आपको यहाँ पर यह बताऊं कि जो रिलीजन पर गांधी का है, वो बेसिकली वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन है उसको काउंटर करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, देखो, हम जब किसी का इवेल्यूशन करते हैं तो हम एक खास चश्मे पहन लेते हैं, तो उसमें वो आदमी थोड़ा सा ऑड लगता है, लेकिन अगर हम उसको समग्रता से इवेल्यूशन करें तो फिर तस्वीर सामने आएगी। तो बच्चे, आगे वाले लेक्चर में जब हम थोड़ा सा नेशनल मूवमेंट की चर्चा करूंगा, वहाँ पर गांधी के सेकुलरिज्म की चर्चा करूंगा कि गांधी भी सेकुलर है, लेकिन वह सेकुलरिज्म का मॉडल नहीं है जो वेस्ट ने डेवलप किया है। जैसे एक मॉडल अमेरिका, फ्रांस वगैरह ने डेवलप किया है सेकुलरिज्म का, और दूसरा ब्रिटेन ने डेवलप किया है। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिटिश खुद भी सेकुलर नहीं थे। अगर आप जिसको सेकुलर भी कहते हो, जिसको कहते हो कि धर्म से डिस्टेंस बनाए रखना, मैं उसकी चर्चा करूंगा आगे, अभी वो माकूल जगह नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिटिश देमसेल्व्स दे वर नॉट सेकुलर, ब्रिटिश खुद भी सेकुलर नहीं थे। जैसे मैं उसकी चर्चा आगे करूंगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिश के सभ्य बनाने के दावे को झुठलाना, इन्होंने कहा कि आप तो आपका सिविलाइजेशन के वैल्यू को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, तो आप हमें सभ्य कैसे बनाओगे? सभ्य तो तब है कि जब आप खुद सभ्य होते, लेकिन मुझे आप सभ्य नहीं लगते। मतलब उनका टोटल भाव यही है। पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति को अस्वीकार, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती। उनका यह मानना था कि देखो, अगर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को डिनाई करना है तो पहले हमको वेस्टर्न मॉडल ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन को डिनाई करना होगा। इफ वी आर गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय और वी आर गोइंग टू बी इंस्पायर्ड बाय द कंज्यूमरिज्म ऑफ वेस्ट, अगर हम पश्चिम के उपभोक्तावाद को स्वीकार कर लेते हैं तो पश्चिमी साम्राज्यवाद पिछले दरवाजे से हमारे घर में घुस जाएगा। अगर हम पश्चिमी उपभोक्तावाद को अस्वीकार करते हैं, मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, हमारा जो भी प्रोडक्ट्स होगा हम खुद उसको कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की सहायता से, चरखे के माध्यम से बनाएंगे और कंज्यूम करेंगे। हम कम कंजम्पशन करेंगे, हम कम प्रोडक्शन करेंगे, कम कंजम्पशन करेंगे, क्योंकि मुझे उतना कंजम्पशन चाहिए ही नहीं जितना आप हमारे यहाँ फैलाना चाहते हो। और आप कंज्यूमरिज्म इसलिए फैला रहे हो कि आपको हमारे यहाँ मार्केट की जरूरत है, और आपको मार्केट की जरूरत है इसलिए आपने हमको गुलाम बनाया हुआ है। हम अगर आपके मार्केट को डिनाई कर देंगे तो आप तो छोड़ के भागोगे, जाओगे कहाँ? हाउ कैन यू स्टे इन इंडिया इफ यू आर गोइंग टू डिनाई योर इंपीरियलिज्म? तो गांधी ने तो इसका बिल्कुल ही ब्रिटिश का बहुत करारा जवाब उनके इंपीरियलिज्म का दिया। फिर इस अवधारणा को चुनौती कि ब्रिटिश भारतीयों के शुभचिंतक हैं, चैलेंज टू द कॉन्सेप्ट दैट द ब्रिटिश आर वेल विशर्स ऑफ इंडियंस। तो अब यहाँ पर ब्रिटिश को उन्होंने जो मात दी, मैंने आपको बताया कि मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक दृश्य कहा, या हर जगह उन्होंने, ब्रिटिश ने दो बातें भारतीय जनता के मन में बद्धमूल कर दी थी कि ब्रिटिश भारतीयों के शुभचिंतक हैं और ब्रिटिश अपराजय हैं। गांधी ने इस दोनों धारणा को सशक्त चुनौती दी और उन्होंने नमक कानून के उल्लंघन के समय और कई अवसरों पर ऐसा दिखा दिया कि ब्रिटिश आर नॉट वेल विशर्स। और ब्रिटिश को सबसे गहरा सदमा यह लगा कि ब्रिटिश ने भारतीय किसानों के मसीहा के रूप में अपने को चित्रित करने की कोशिश की थी, और उन्हें विश्वास था कि भारतीय किसान या कॉमन मासेस पर हमारा प्रभाव बना रहेगा। लेकिन गांधी ने पूरे मासेस को हाईजैक कर लिया और अपने मूवमेंट की तरफ मोड़ लिया, और ब्रिटिश आइसोलेटेड फील करने लगे। मतलब ब्रिटिश को करारी मात गांधी ने दे दी। यानी एक तरह से उसी ब्रिटिश के अगस्त में नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसऑर्डिनेशन, क्विट इंडिया जैसे मास मूवमेंट चलाकर दुनिया को दिखा दिया कि ब्रिटिश एक्सप्लॉइटर्स हैं और भारतीय जनता उन्हें नापसंद करती है, जिस बात को ब्रिटिश कभी नहीं चाहते थे। तो दैट इज द वन पॉइंट। अब नमक जैसे मुद्दे को उठाकर ब्रिटिश सरकार की उदारता का पोल खोलना, जो मैं आपको बता चुका हूं, टू एक्सपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू रेजिंग द इशू लाइक सॉल्ट मेकिंग, ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। और पश्चिमी प्रजातंत्र एवं केंद्रीकृत राज व्यवस्था की आलोचना, टू क्रिटिसिज्म ऑफ वेस्टर्न सेंट्रलाइज्ड मॉडल एंड डेमोक्रेसी। अब मैं यहां पर यह बताऊं कि ये जो टर्म मैंने आपको दिया है, ये टर्म यह है
कि पश्चिमी प्रजातंत्र एवं केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ वेस्टर्न सेंट्रलाइज्ड मॉडल एंड डेमोक्रेसी। मतलब पश्चिम जिसे प्रजातांत्रिक मॉडल कहते थे या संसदीय परंपरा कहते थे, गांधी उसे पूरी तरह नकारते थे। गांधी कहते थे योर मॉडल इज नॉट सुपीरियर। वो कहते थे कि भाई सत्ता विकेंद्रीकृत होना चाहिए, सत्ता ग्राम पंचायत में होनी चाहिए, आप वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट्स बनाकर ऊपर से नीचे। तो इसलिए कुछ थिंकर्स मानते हैं कि गांधी एक एनार्किस्ट थिंकर थे। अब एनार्किस्ट यहाँ गलत, एनार्किज्म का नेगेटिव सेंस में मतलब मत लगाओ। जैसे एनार्किज्म का मतलब होता है जो एक फिलोसफी होती है, एक पॉलिटिकल थियरी होती है, वो मानती है स्टेट इज एन अननेसेसरी एविल। तो राज्य एक अनावश्यक बुराई है, मतलब राज्य को होने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि पश्चिम ने राज्य व्यवस्था कायम की थी, डेमोक्रेसी का नाटक खेला था, वो कहा वो सारे नाटक हैं, विधानमंडल से चुनकर आते हैं, जनता के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, परंतु न तो जनता से उनका कोई मतलब होता है, न जनता के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, और मुट्ठी भर लोग कहीं दूर बैठे हुए लोगों को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। अरे प्रजातंत्र तो नीचे से आना चाहिए, गाँव से आना चाहिए। और उन्हें एक औसनिक वृत्त का सिद्धांत भी दिया था, ग्राम स्वराज्य की भी अवधारणा दी थी। और ग्राम स्वराज्य से उनका कहना था कि पहले जो ग्राम पंचायत गठित होगी और नीचे वह एक ग्राम पंचायत से तालुका स्तर पर चुनाव करेगी, फिर तालुका में जो ग्रुप होगा वो मेंबर से फिर ऊपर जिला स्तर पर चुनाव करेंगे, जिला स्तर के मेंबर्स फिर प्रांतीय स्तर पर चुनाव करेंगे, और तब फिर केंद्र में चुनकर अगर जाए भी सत्ता वास्तव में रहे वो ग्राम पंचायत के पास रहे, तो पता चलेगा कि हमने इस प्रतिनिधि को चुना है और इस प्रतिनिधि ने यह काम किया है। अब गांव में बैठे हुए कोई आदमी एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनता है जो लंदन में बैठकर शासन करता है, तो ऐसे प्रतिनिधि को कैसे, या विलेज में चुनता है जो दिल्ली में बैठकर शासन करता है, तो न एक दोनों को एक दूसरे के बीच कितनी दूरी है, तो इसको आप प्रजातंत्र कहते हो, ये तो प्रजातंत्र का माखौल है। तो उन्होंने वेस्टर्न मॉडल ऑफ स्टेट फूड को, डेमोक्रेसी को, सबको डिनाई कर दिया था। तो गांधी ने इतनी बड़ी चुनौती पश्चिम को दी। यही बच्चे रोना है। दो बातें, एक चीज मैं आपको यह कहना चाहता, अब भारतीय सामुदायिक जीवन और ग्राम स्वराज्य पर बल, इंफेसिस ओवर कम्युनिटी लिविंग एंड ग्राम स्वराज, जो मैंने विलेज पंचायत की बात कही, ग्राम स्वराज की धारणा दी। ब्रिटिश के द्वारा भारत में उपाधियों के वितरण का विरोध, टू अपोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइटल टू इंडियंस बाय द ब्रिटिश। जैसे गांधी का तुम जितना भी मूवमेंट देखोगे, उसमें गांधी ने एक प्रोग्राम में रखा उपाधियों का बहिष्कार, टू डिस्कार्ड द टाइटल्स। मतलब वो उन्होंने यह जताने की कोशिश की कि देखिए आपके द्वारा दिए गए श्री या स्टेटस के बदले हम श्रीहीन होना पसंद करेंगे। मतलब उपाधियों का बहिष्कार करके उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को, या कह सकते हो कि एक तरह से ब्रिटिश राज्य की वैधता को ही चुनौती दे दी। आप कौन होते हो हमें उपाधि देने वाले? आप तो हमारे गवर्नमेंट हो ही नहीं, आप तो फॉरेन हो, एलियन हो। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के समय जज ब्रूमफील्ड को वही कहा ना कि एक ऐसी सरकार जो मेरी है ही नहीं, उसके विरुद्ध सहयोग न करना क्या राजद्रोह है? और जिसका कोई जवाब ब्रूमफील्ड के पास नहीं था। उसने बस इतना कहा कि आई एम बाउंड टू गिव यू द पनिशमेंट ऑफ 6 year जेल ऑन द बेसिस ऑफ द सेडिशन लॉ, बट इफ द गवर्नमेंट वुड बी स्लाइटली, यू कैन से, कंसिडरेट टू यू एंड रिड्यूस योर सेंटेंस, द पीरियड ऑफ सेंटेंस एंड जेल, I will be the first who will be happy। तो मतलब कि अगर सरकार आपकी सजा को कम कर देती है तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जिसे खुशी होगी। लेकिन यहां पर आप इस बात को समझ सकते हो कि उनका कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग था। उपाधियों का वितरण, उपाधियों का त्याग गांधीवाद उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा, तो वो उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऊपर वाला ही नीचे है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली जब भारत को आज़ादी, चूँकि हम तो आपको पहले गांधी का एक ब्रीफ पूरे गांधीवादी इतिहास को मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि 1948 तक बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे कुछ घटनाक्रम हुए। तो मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री के साथ तब उनके विचारों का इम्प्लीमेंटेशन भी आपको बताऊंगा, और फिर लास्ट में क्वेश्चन भी डील करूंगा। तो इसलिए मैंने इसके लिए 2 क्लास रखा है, आप जानते हो, और इसका लीगेसी भी बताऊंगा, क्योंकि गांधीवाद का अध्ययन को 1948 तक नहीं होना है, 2020 तक होना है। इसने कैसे इंडियन पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर, जैसे देखो जब गांधी ने जिस समय अपनी विचारधारा दी थी, तो गांधी की विचारधारा यूरोपियन इनलाइटनमेंट के खिलाफ जा रही थी। तो उस समय तो गांधी को बहुत लोग राष्ट्रिक, बहुत लोग कह सकते हो कि प्रो विलेजर्स, बहुत लोग इग्नोरेंट, बहुत लोग ओरिएंटलिस्ट कह के उनको डिनाई कर दिया था, बहुत स्कॉलर्स।
लेकिन हुआ आगे क्या कि पिछले गांधी के पिछले, आप समझ सकते हो कि पिछले 7 दशकों में वेस्टर्न इनलाइटनमेंट ही डिनाई हो गया है, क्योंकि पश्चिमी प्रबोधन दुनिया को खुशी नहीं दे पाई, दुनिया को समृद्धि नहीं दे पाई, दुनिया में अस्थायित्व नहीं ला सकी। पर्यावरण संकट, आतंकवाद की समस्या, वॉर, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉमन चीजें हो गई पूरी दुनिया में। तो फिर गांधी के विचारों को जब दोबारा समझा गया तो पाया गया कि अरे गांधी ने तो इन समस्या को पहले ही उठा दिया था अपने विचारों में। इसलिए अब गांधी पर जो रिसर्च होता है तो गांधी इज ट्रीटेड एज अ पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर का मतलब है उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक। तो मैं एक दूसरे लेक्चर में बताऊंगा कि गांधी आज पोस्ट मॉडर्निज्म के क्राइटेरिया पर, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है और गांधी पोस्ट मॉडर्निज्म की क्राइटेरिया पर कैसे खड़े उतरते हैं। दूसरा, मैं एक चीज आपको और भी बताना चाहूंगा कि गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में तो बहुत प्रभावी रहे, और रेदर यू कैन से ही हैज शेप्ड अप द कोर्स ऑफ द कांग्रेस पॉलिटिक्स फ्रॉम 1920 ऑनवर्ड्स और टिल द लास्ट। But unfortunately, Gandhi became immaterial, particularly after Indian independence. जैसे भारत की स्वतंत्रता के बाद नेहरूवादी मॉडल एक्टिव हो गया और गांधीवादी मॉडल हाशिए पर चला गया। तो यह कहा गया कि हमने जो आजादी हासिल की, गांधी वो आजादी नहीं चाहते थे, क्योंकि हमने क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स से तो आजादी हासिल कर ली, लेकिन विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकाले से आजादी हासिल नहीं कर सके। 15 अगस्त 1947 को जो हमने आजादी हासिल की, हम ब्रिटिश से आजाद हो गए, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति हमारे मस्तिष्क पर जड़ जमाए रह गई। जो गांधी ने हिंद स्वराज में कहा था कि क्या आप ब्रिटिश शासन को समाप्त कर ब्रिटिश संस्कृति या पश्चिमी संस्कृति को बनाए रखना चाहेंगे। तो इसलिए 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिली तो वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे ब्रिटिश तो विदा हो गए, लेकिन लॉर्ड मैकाले और विलियम बेंटिक जैसे ब्रिटिश हमारे बीच ही मुस्कुराते देखे गए। तो दिस इज द पॉइंट गांधी हाईलाइटेड। तो ये चीज़ को भी हम लोग को इवेल्युएट करना है लास्ट में कि इसको हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने आपका ब्रीफ हिस्ट्री पकड़ा है, क्योंकि गांधीवाद को समझने के लिए उनके ब्रीफ हिस्ट्री को, उनके कैरियर को भी जानना जरूरी होगा। तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के मध्य अहिंसा एवं सत्याग्रह की तकनीकी का विकास, फिर हमने भारत में आना है और उनके 1994 से लेकर 1994 से लेकर और 1948 तक जो गांधी पॉलिटिक्स में जो एक्टिव रहे उसका एक ब्रीफ आइडियाज मिलना है। कहाँ किससे उनका, भीमराव अंबेडकर से उनका कैसे सामना हुआ, या फिर नॉन कॉपरेशन के बाद उन्होंने स्वराजिस्ट को कैसे डील किया, पूर्ण स्वराज्य के समय उनका क्या रोल था, उनका रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम क्या था, उनका टेक्निक ऑफ मास मोबिलाइजेशन क्या था। तो उन सब से आपका क्वेश्चन निकल कर आता है। तो वो एरिया तो मैं आपको कवर करूंगा ही। फिलहाल मैं उनको बताऊं कि आप जानते हो गांधी के व्यक्तिगत जीवन पर मैं बहुत प्रकाश नहीं डालूंगा, उनके राजनीतिक जीवन पर ही डालूंगा। गुजरात, पोरबंदर और सब जानते हैं 2 अक्टूबर 1869। तो 7 वर्ष की उम्र में ही अपने घर का वातावरण बहुत बढ़िया रहा था, बहुत लिबरल इन्वायरमेंट था। वहाँ पारसी भी बैठते थे, यहूदी पारसी भी बैठते थे, ईसाई भी बैठते थे, मुस्लिम भी बैठते थे उनके घर में, और धर्म पर बहस होती थी। गांधी का व्यक्तित्व बचपन से ही निर्मित हो रहा था। और फिर गांधी 7 ईयर्स की उम्र में आ गए राजकोट, पूरे परिवार उनका आ गया। उनके पिता एक देसी स्टेट में एक मैनेजर के पद पर भी रहे थे। और फिर गांधी को शिक्षा के लिए लंदन भेजा गया, आप लोग जानते ही होंगे। शिक्षा जब घर ने एक तरह से कर्ज लेकर उनको काफ़ी गांधी पर खर्च हुआ था, और उम्मीद की जा रही थी जैसे हमारे आपके माता पिता ने सपने देखा था कि हमारा बच्चा इनलाइटेंड होगा। अगर हमारा बच्चा इनलाइटेंड होगा तो उनका मानना था कि अगर हमारा बच्चा इनलाइटेंड होता है तो फिर उसको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, वो अच्छा जीवन जिएगा। वही स्वप्न उन्होंने, उनके परिवार वालों ने भी देखा था। लेकिन जब वो आए वहाँ से लौट कर लंदन से शिक्षा प्राप्त करके एक वकील के रूप में उन्होंने अपना कैरियर आरंभ किया था, लेकिन उनकी वकालत चल नहीं पाई और एक तरह से बेरोजगारी का ही वातावरण था। तभी एक दादा अब्दुल्ला कंपनी ने, वह एक मुस्लिम मर्चेंट की कंपनी थी, साउथ अफ्रीका में काम करती थी, उसने उनको 1 साल के लीज पर एक वर्क दिया। साउथ अफ्रीका जाना था,
भारत के कोई चले हुए बैरिस्टर वहाँ नहीं जा सकते थे। गांधी एक नोविस थे, गांधी अनएम्प्लॉयड भी थे, इसलिए गांधी ने इस जॉब को एक्सेप्ट किया और 1893 में 1 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर साउथ अफ्रीका गए। वहाँ गए, डरबन में लैंड किया उन्होंने, और फिर वहाँ से लंदन से जब प्रिटोरिया जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो उनके सामने वह घटना घटित हुई जो आप सभी लोग जानते हो, फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में बैठना टिकट कटाकर, लेकिन एक ब्रिटिश वाइट के द्वारा, चूँकि एक ब्लैक के द्वारा के जीवन में इस तरह की चीज़ों को सहन नहीं किया जाना, उनको ट्रेन से बाहर उठाकर फेंक दिया जाना, और फिर इसका स्वाभाविक प्रभाव उनकी पूरी सोच पर पड़ी। जब ट्रेन से बाहर फेंका गया तब वो जाके कॉलोनियलिज्म को अच्छे ढंग से समझ पाए, और उसी समय उन्होंने एक न्यूज़पेपर में, एक जर्नल में उन्होंने एक आर्टिकल दिया, भारतीयों को भी वहाँ संगठित करना चाहा इस मुद्दे पर। उन्होंने लिखा, इज इट क्रिश्चियन लाइक, इज इट जस्टिस, इज इट सिविलाइजेशन, क्या यही है आपके वेस्ट की जस्टिस? फिर गांधी का वहीं से प्रोटेस्ट का एक मेंटेलिटी बनी। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका से इंडिया का एक गहरा संबंध था, क्योंकि आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो एक टर्म आपको मिलेगा इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर वो होता था कि यहाँ से जो गरीब लोग होते थे उनको बहला फुसला कर उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिया जाता था, 10 वर्ष 15 ईयर्स ऐसे करते थे, उनको एक रकम मिलती थी, और कहीं अन्यत्र जाकर, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, मॉरिशस हुआ, बहुत सारे कंट्री में जाकर उनको वहाँ सेटल कुछ वर्ष के लिए कर दिया जाता था। अब ये इंडेंचर्ड लेबर इतने गरीब होते थे, यहाँ कुछ जीने के लिए होता नहीं था कॉलोनियल सिस्टम के अंतर्गत, तो उनको कम से कम लगता था रोटी तो मिल जाएगी, तो वो जाते थे। तो वैसे इंडेंचर्ड लेबर बड़ी संख्या में 1890s के बाद ही साउथ अफ्रीका में गए थे। अब प्रॉब्लम होता था उसमें से बहुत सारे इंडेंचर्ड लेबर का जो टेन्योर समाप्त हो जाता था, टाइम पीरियड, तो एज दे कुड नॉट रिटर्न होम, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ समाप्त हो गया होता था, तो वहीं स्टे कर जाते थे। तो बहुत सारे एक्स इंडेंचर्ड लेबर भी थे जो साउथ, मुख्य रूप से साउथ इंडिया से गए थे, और एक अच्छी खासी संख्या वहाँ मर्चेंट्स की थी, मुख्य रूप से मुस्लिम मर्चेंट्स थे जो सक्रिय थे। अब क्या हुआ कि वहाँ पर भी साउथ अफ्रीका में कई स्टेट थे, तो उसी में जो एक नेटाल का स्टेट था, वो नेटाल का स्टेट एक लॉ लाया था, और उस स्टेट का लॉ यह था कि जिसमें इंडियंस को और एशियंस को डिफ्रेंचाइज, उनको मताधिकार से, नागरिकता से वंचित किए जाने की बात थी। तो जब नागरिकता से वंचित करने की बात आई तो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास पैसे बहुत थे, लेकिन वो लोग एजुकेटेड नहीं थे, और वह नहीं जानते थे कैसे हम लीगल बैटल करें। तो गांधी को, और गांधी का लीज समाप्त हो गया था, 94 की घटना है। तो बड़े बड़े बुजुर्ग, उस तरह के जो सीनियर मर्चेंट्स थे, उन्होंने गांधी से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हम लोगों के खातिर आप 1 मंथ रह जाइए, आपका लीज समाप्त हो रहा है, 1 मंथ रह जाइए, ताकि आप हमारे पक्ष को वहाँ रख सकें। तो क्योंकि उनके पास दूसरा कोई बैरिस्टर भी अवेलेबल नहीं था, तो गांधी उनके खातिर 1 मंथ के लिए रुके। वही जो गांधी 1 मंथ के लिए रुके, वो 20 ईयर्स के लिए रुक गए, और 21 ईयर्स का कैरियर उनका साउथ अफ्रीका का है, और 32 ईयर्स का कैरियर उनका इंडिया का है। और 1894 से लेकर, और 1894 से लेकर 1906 तक उन्होंने जो पॉलिटिक्स अपनाई, जो इंडिया का मॉडरेट पॉलिटिक्स है, पिटिशंस, गवर्नमेंट को पिटिशंस देते रहे, लीगल बैटल फाइट करते रहे, और 1806 से लेकर 1814 तक, 1906 से लेकर 1914 तक, यानी 1906 से 1914 तक गांधी ने वहाँ पर अपने महत्वपूर्ण प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, और वहीं पर उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा की तकनीकी विकसित की, और वहीं पर सफलतापूर्वक उसका उपयोग किया, और फिर पूरे वर्ल्ड का ध्यान उसकी तरफ गया। भारत से एक लीडर 1912 में पहुंचे वहाँ, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गांधी ने राजनीतिक गुरु माना। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी से प्रभावित थे, लेकिन उनके हिंद स्वराज पढ़े तो कहे कि आपको कभी पछताना होगा कि आपने मॉडर्नाइजेशन, चूँकि तो मॉडरेट लीडर थे, आपने मॉडर्नाइजेशन की ऐसी आलोचना की है, आप अपनी इस लेखन के लिए आपको अपने भूल का एहसास होगा। लेकिन दादा गोपाल कृष्ण गोखले इस बात को नहीं समझ पाए कि गांधी एक दूसरे तरीके के नेता थे, और वह दुनिया को एक नई दिशा देने जा रहे थे। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो सीखा वो भारत में आजमाएंगे। तो बच्चों, कई चीज़ें हम, अब यहाँ से हमारा एक दूसरा रूट शुरू होगा।
हम मूवमेंट टू मूवमेंट 1948 तक बढ़ेंगे, फिर गांधी की लीगेसी को जज करेंगे, फिर गांधी पर क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे कि गांधी पर कितने तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और हमें उसे कैसे डील करना चाहिए। इसलिए गांधी पर कम से कम मिनिमम 2 क्लास होना अनिवार्य था। तो इसलिए मैंने दूसरा लेक्चर रखा है गांधी पर। फिर दूसरे लेक्चर में पार्ट 2 में मिलेंगे हम और उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें उद्घाटित करेंगे। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमने प्रीलिम्स पर के लिए विशेष रूप से एक कॉन्सेप्चुअल मेथड या जो हमने मेथड प्रीलिम्स में डेवलप किया है अल्टरनेटिव, वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए 3 क्लास, एक पूरा क्लास एंशिएंट और दूसरा मिडिवल और तीसरा मॉडर्न पर ये क्लास होंगी। और ये क्लास किसी वीक डेज में होंगे, प्रोबेबली वेडनेसडे हो सकते हैं। आपको प्रायर सूचना मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हम लोग फिर मिलेंगे उसमें और फिर अगले वीक गांधी के सेकंड पार्ट में। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू लेटर।